हेलो हाय नमस्ते सत श्रीकाल जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू ब्राइट पाथ। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 4 का। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या डिस्कशन करना है भाई, टेस्टिंग के बारे में जो डिस्कशन है वो करना है। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं भैया, सॉफ्टवेयर जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स यूजर से कैसे लेनी है, एकदम सही रिक्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ी हम लोगों ने। फिर हमने क्या पढ़ लिया भैया, उसके बाद हम लोगों ने मेंटेनेंस या फिर मैं कहूँ रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो पढ़ लिया। मेंटेनेंस तो इस चैप्टर में पढ़ना है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में फिर हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद बताइए भैया, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिजाइन के बारे में। बिल्कुल। फिर हम लोगों ने रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा, यस और नो। जी भैया, फिर हम लोगों ने रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा। और अब हम आ गए हैं क्या पढ़ने, अब हम आ गए हैं टेस्टिंग पढ़ने। सॉफ्टवेयर बन गया। अच्छा, बीच में हम लोगों ने मैट्रिक के बारे में भी पढ़ा था। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, अब बन के तैयार है। इनिशियल फेसेस से मैं गुजर चुका हूं। अब मुझे करना क्या है, उसको टेस्ट करना है। भाई ऐसा होना कि जो सॉफ्टवेयर मैं अपने यूजर को दूं वो होना चाहिए एरर फ्री, वो होना चाहिए मैं कहूँ फॉल्ट फ्री, फेलियर फ्री। ऐसा सॉफ्टवेयर ही तो मैं देना चाहता हूँ। मैं आज यूजर को सॉफ्टवेयर दूं और कल वो कहे भैया तूने कल तो सॉफ्टवेयर दिया था, आज वो चल नहीं रहा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर दूंगा, अपना नाम खराब करूंगा मार्केट में, नहीं करूंगा। तो ताकि मेरा नाम बाद में खराब ना हो, मैं पहले उसमें टेस्टिंग करूंगा। टेस्टिंग हम लोग करते हैं टू कैच एरर्स एट इनिशियल स्टेज। अगर कोई एरर कोई बग मुझे मिलता है, क्योंकि हो सकता है ना भाई, मैंने रिव्यू भी करवाया हर एक से, मैंने अच्छे से हर चीज सबको दिखाई, लेकिन फिर भी हो सकता है ना कोई एरर कोई चीज मेरी आंख से बच के आ गई हो, तो वो टेस्टिंग में पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग टेस्टिंग सीखेंगे। टेस्टिंग करने के लिए क्या चाहिए, टेस्ट केसेस। टेस्टिंग करने के लिए क्या चाहिए भाई, टेस्ट केसेस। व्हाट आर टेस्ट केसेस भैया, टेस्ट केसेस वो है जो हम लोग लीड कोड में अपनाते हैं। आपने देखा होगा ना, आप कोई कोड लिखते हो, फिर वो कहता है यहाँ पे दो एग्जांपल टेस्ट केस दिए हैं, वो आपके पास हो जाते हैं। फिर जब आप सबमिट करते हो तो घूमने लगता है, घूमने लगता है। पहला टेस्ट केस आपने पास किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, फिर आप पांचवें पे अगर अटक गए तो कहता है योर सबमिशन इज इनकम्प्लीट बिकॉज आंसर इज रॉन्ग फॉर दिस फिफ्थ टेस्ट केस। फिर आप उस टेस्ट केस के हिसाब से अपनी चीज को मॉडिफाई करते हो। और इस तरह से जब हम लोग मान लो 1000 टेस्ट केसेस थे, 1000 चीजों पे आपका प्रोग्राम रन हो गया सक्सेसफुली, तो हम कहेंगे आपका प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। यही प्रोसेस बच्चों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होती है। क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है उस पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अगर हमारे सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए जाते हैं तो हम कहते हैं टेस्टिंग सक्सेसफुल, अदरवाइज कहते हैं टेस्टिंग अनसक्सेसफुल। इतनी बात समझ में आती है। हाँ भैया आती है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें फालतू में यहाँ पे ना वर्ड्स लिखे हुए हैं ज्यादा ज्यादा। मैं आपको मेन मतलब समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करूंगा, बाकी एक बार आप नोट्स की रीडिंग कर लोगे, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो बोल रहा है व्हाट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ सिस्टम और इट्स कंपोनेंट्स विद द कंसंट्रेटिंग, या फिर मैं कहूं तो चलो कंसंट्रेटिंग यहाँ लिख लो। Testing is the process of evaluating a system or its components and concentrating to find whether it satisfies the specified requirements or not। मतलब भाई जो टेस्ट केसेस हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। टेस्टिंग इज एग्जीक्यूटिंग अ सिस्टम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनी गैप्स एरर्स और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स इन कॉन्ट्रारी टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। कह रहा है टेस्टिंग का मतलब है कोई गैप, कोई एरर, कोई मिसिंग रिक्वायरमेंट जो मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है उसमें तो नहीं रहेगा, कोई गैप तो नहीं आ गया, कोई एरर तो नहीं रह गया, कोई रिक्वायरमेंट तो मिस नहीं होगी जो यूजर की थी, तो उसके लिए मैं टेस्टिंग करूंगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी स्टेटेड एज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग। और पीवाईक्यू अलर्ट पूछता है व्हाट इज वैलिडेशन, व्हाट इज वेरिफिकेशन, सब बताऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा आगे है हमारे पास, रुक जाओ तब तक। So, software testing can be stated as a process of verifying and validating that a software or application is bug free, meets the technical requirements as guided by its design and development, and meets the user requirements effectively and efficiently with handling all the exceptional and boundary cases। कह रहा है क्या, कह रहा है कि हम लोगों को टेस्टिंग इस तरह से करनी है कि जितने भी बाउंड्री केसेस थे, जितने भी एक्सेप्शनल केसेस थे, हर चीज पे हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और एट लास्ट हमारा प्रोग्राम जो है वो एफिशिएंटली काम करे। बात समझ में आ गई। द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एम्स नॉट ओनली एट फाइंडिंग फॉल्ट्स इन द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बट ऑल्सो एट फाइंडिंग मेजर्स टू इंप्रूव द सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड यूजेबिलिटी। It mainly aims at measuring specification, functionality, and performance of a software program or application. आई होप बात समझ में आती है। ठीक है। अब कह रहा है टेस्टिंग करता कौन है, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ कुछ छोटी कंपनीज होती हैं जहां पे ऐसा होता है बच्चों की लोग खुद ही टेस्टिंग कर लेते हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया वो खुद ही टेस्टिंग कर लेते हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में एक अलग टीम होती है टेस्टिंग की, तो इस तरह से काम चलता है। ठीक है।
डेवलपर्स जो हैं वो खुद भी टेस्टिंग करते हैं, जिसने बनाया है वो लोग भी कभी कभी टेस्टिंग करते हैं, और उस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। इन मोस्ट केसेस द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर इन्वॉल्व इन टेस्टिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है, अलग टीम हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने खुद ही टेस्टिंग कर ली, प्रोजेक्ट लीड ने टेस्टिंग कर ली, या फिर मैंने सीधा यूजर से टेस्टिंग करा दी। इन चार तरह के यूजर जो है वो टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज होती है, उनमें बहुत अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टर की पोस्ट हो गई, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर की पोस्ट हो गई, क्यूए एनालिस्ट की पोस्ट हो गई। दीज आर डिफरेंट पोस्ट इन आर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स साइकिल। ऐसा नहीं आप कभी भी उठाओगे सॉफ्टवेयर टेस्ट कर लोगे। भाई जब तक डेवलप नहीं हुआ टेस्ट कैसे करेगा बताइए। तो जब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, आपने मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिए हैं, डेवलपर को अपने ऊपर विश्वास है, हाँ यार दिस इज गुड टू गो इन द मार्केट, तब मैं उस सॉफ्टवेयर को लेता हूँ और फिर उसके ऊपर टेस्टिंग करता हूँ। समझ आई इतनी बात? हाँ भैया समझ में आई। कह रहा है सॉफ्टवेयर जो है उसकी टेस्टिंग को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है वेरिफिकेशन और एक है वैलिडेशन। क्या मतलब है समझते हैं। Verification. It refers to the set of tasks that ensure that software correctly implements a specific function. Verification कहता है it refers to the set of tasks जो ensure करते हैं कि सॉफ्टवेयर करेक्टली अपना हर एक फंक्शन या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है उस पर काम कर रहा है। वैलिडेशन क्या है? इट रेफर्स टू डिफरेंट सेट ऑफ टास्क दैट एंश्योर दैट सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन बिल्ट इज ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। रुक जाओ, यहां देखना, ये जो टेबल है इससे आपको हर चीज समझ में आएगी। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? वेरिफिकेशन का मतलब बच्चों ये है कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं अपने सॉफ्टवेयर के हर पार्ट को वेरीफाई कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। यस और नो, मैंने जो बनाया मैं चेक कर रहा हूं क्या कहीं मैंने उसमें कोई गलती तो नहीं कर दी। वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन तब मिलेगा जो मैंने बनाया है, जो मैंने बनाया है अगर वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट यूजर की थी और फिर वो सारी चीजें सही कर रही है, तो मैं कह रहा हूं वो वैलिड है। फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे, दोबारा इधर आ जाओ। मान लो मैंने आपको बोला था भाई तुमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, आपने उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या किया, आपने उसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया था। किसी ने फ्रंट एंड बनाया, किसी ने बैक एंड बनाया, किसी, ये सब चीजें आपने बनाई, ठीक है। और जिस पर्सन ने मेरे से सॉफ्टवेयर बनवाया था उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स एक पर्ची में मुझे लिख के दी थी, तो मैंने उसके हिसाब से फ्रंट एंड बैक एंड ये सारी चीजें बनाई। तो जिसने फ्रंट एंड बनाया उसने वेरीफाई किया कि हाँ जो चीज उसने बनाई क्या वो ठीक है, सही चल रही है, तो उसने कहा हाँ भाई मेरी तरफ से फ्रंट एंड इज वेरीफाइड। फिर मेरे पास बैक एंड वाला आया, उसने कहा मेरी तरफ से बैकएंड मैंने चेक कर लिया सही चल रहा है, वेरीफाइड। फिर इस तरह से मैंने पांचों पार्ट्स चेक किए और वो वेरीफाइड। फिर क्या हुआ, फिर मैं उसको लेके गया टेस्टर के पास। टेस्टर चेक करेगा कि जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से चीज वैलिड बनी है या नहीं, ये जो चीज बनी है ये वैलिड है या नहीं। मतलब टेस्टर चेक करेगा कि जो चीज मुझे मिली है आफ्टर वेरिफिकेशन वो वही चीज है या नहीं जो यूजर ने मुझसे मांगी थी, वो वैलिड भी है यूजर के लिए या नहीं। समझ गए बात को? आई होप आप समझ में आ गई होगी। ये देखो वेरिफिकेशन क्या कहता है। वेरिफिकेशन एड्रेस करता है आर यू बिल्डिंग राइट, क्या तुम सही बना रहे हो। और वैलिडेशन एड्रेस करता है आर यू बिल्डिंग द राइट थिंग, क्या तुम सही चीज वही चीज बना रहे हो जो यूजर ने मांगी है या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक चीज बना के मुझे दे दो और उसमें कोई एरर ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार मेरे लिए ना एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाओ। तो आप क्या करते हो, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रोग्राम नहीं बनाते, आप मेरे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सिर्फ इन फंक्शंस के लिए बना के दे देते हैं कैलकुलेटर। तो बताओ क्या वो वेरीफाइड है? हाँ भाई प्लस उसमें सही से हो रहा है, माइनस उसमें सही से हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन सही से हो रहा है और डिवीजन भी सही से हो रहा है, तो आपका वेरीफाइड तो है। पर क्या ये मेरे यूजर की डिमांड के लिए वैलिड चीज है? नहीं है ना। वैलिड कैसे है ये? क्या ये यूजर की फंक्शनैलिटीज को रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा, नहीं कर रहा, सिंपल। तो वही कह रहा है वेरिफिकेशन इंश्योर्स दैट द सॉफ्टवेयर सिस्टम मीट्स ऑल फंक्शनैलिटी, वैलिडेशन इंश्योर्स दैट द फंक्शनैलिटीज मीट द इंटेंडेड बिहेवियर। मुझे यहाँ पे बिहेवियर से मतलब है कि जो चीज यूजर ने मांगी थी वो मैं दे रहा हूं या नहीं, और वेरिफिकेशन का मतलब जो चीज मैंने बना के दे दी क्या वो ढंग से फंक्शन कर रही है या नहीं। बात समझ में आई? वेरिफिकेशन सबसे पहले होती है मतलब कोड चेक करना, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, और वेलिडेशन होती है आफ्टर वेरिफिकेशन एंड मेनली इन्वॉल्व्स द चेकिंग ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट। यहां मैं ओवरऑल प्रोडक्ट को चेक कर रहा हूं, ठीक है। वेरिफिकेशन बच्चों डेवलपर करते हैं, वेलिडेशन टेस्टर करते हैं। वेरिफिकेशन हैज स्टैटिक एक्टिविटीज एज इट इंक्लूड्स कलेक्टिंग रिव्यूज, वॉक थ्रूज एंड इंस्पेक्शंस टू वेरीफाई सॉफ्टवेयर, वेयर एज इन योर validation it has dynamic activities as it includes executing the software against the requirements। इतनी बात सबको आई होप तो समझ में आती होगी, आसान सी बात है, ठीक है जी। फिर कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एन एरर
मिस्टेक, फॉल्ट, बग, फेलियर एंड डिफेक्ट। माय गॉड भैया क्या क्या पूछ लिया, कुछ नहीं है, बहुत आसान देखना। इफ समवन मेक्स एन एरर और मिस्टेक, एरर और मिस्टेक एक ही बात है, इन यूजिंग द सॉफ्टवेयर दिस मे लीड टू अ प्रॉब्लम। अगर किसी ने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में कोई गलती कर दी, ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, उसने कोई गलती कर दी, कुछ बटन गलत दबा दिया, तो क्या होगा? द सॉफ्टवेयर इज यूज इनकरेक्टली एंड सो डज नॉट बिहेव एज वी एक्सपेक्टेड। तो क्या होता है? सॉफ्टवेयर अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। However, people also design and build the software and they can make mistake during the design and build। ऐसा भी हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते करते कुछ गलत काम कर दो, जिससे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ अजीब सा बिहेवियर शो करने लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर जिसने डिजाइन करके भेजा उसने ही बनाने में कुछ गलती कर दी। तो इन्हीं मिस्टेक्स को हम बोलते हैं फ्लॉज, की ये फ्लॉज है सॉफ्टवेयर की। समझ गए? दीज आर कॉल्ड डिफेक्ट्स और समटाइम्स बग्स और फॉल्ट्स। बाकी जो मेन फॉल्ट और फेलियर का डिफरेंस है ना, वो हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, वहां अच्छे से डिफरेंस भी बताया था। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने बता दी, क्या कि बग्स फॉल्ट डिफेक्ट क्या होते हैं भैया? बग्स फॉल्ट डिफेक्ट वो चीजें हैं जो कभी कभी सॉफ्टवेयर जिसने बनाया डेवलपर उसकी तरफ से भी हो सकती हैं, और कभी कभी हो सकता है हमने पूरी टेस्टिंग कर ली भैया, लेकिन फिर भी एक पोर्शन ऐसा रह गया जिसमें कभी कभी फॉल्ट आ जाए, जिसमें कभी मैं कहीं गलत बटन दबा दूं तो कुछ दिक्कत हो जाए, इस तरह की चीजें। ठीक है, यहां लिखिए, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना। एरर क्या होता है? एक ह्यूमन एक्शन होता है। बग क्या होता है? बग एक कोडिंग एरर होता है। डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट इज डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, जो मेरे को चाहिए थी, रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए था उसके अलावा कुछ और हो गया, तो उसको बोलते हैं फॉल्ट। और फॉल्ट की वजह से होता है फेलियर। ऑलरेडी यूनिट 2 में डिस्कस कर चुका हूं, सिर्फ एरर बग की डेफिनेशन यहां से पढ़ लेना। ठीक। अब कह रहा है कि चलो टेस्टिंग करोगे ना, तो कैसे करोगे? टेस्ट केसेस से करोगे, तो टेस्ट केसेस कैसे बनेंगे वो देखते हैं। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग ऑफ ऑलमोस्ट एनी नॉन ट्रिवियल सिस्टम इज इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू फैक्ट दैट द डोमेन ऑफ इनपुट डेटा वैल्यूज टू द मोस्ट प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम इज ईदर एक्सट्रीमली लार्ज और इनफाइनाइट। एकदम सही कह रहा है। कह रहा है कि भाई तुम कैसे टेस्ट केसेस बनाओगे? एक सॉफ्टवेयर है जिसको डील करना है दुनिया भर के डेटा के साथ, तो क्या तुम उतना लोड इस पे लाके इसको चला के देखोगे? क्या उसकी टेस्टिंग करके देखोगे? नहीं करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं इंस्टाग्राम है, एक सॉफ्टवेयर ही तो है, अंदर अंदर तो एक सॉफ्टवेयर ही है। इस सॉफ्टवेयर को तुम इस्तेमाल करोगे, इसको डेवलप कर रहे हो, इसकी टेस्टिंग अगर करोगे, अंततः मतलब लास्ट में जाके इसको कितने लोगों का डेटा हैंडल करना है? मेरे हिसाब से यार, मान लो इसको 1 बिलियन लोगों का डेटा हैंडल करना है, तो क्या तुम पहले 1 बिलियन लोड इसके ऊपर डालोगे कि 1 बिलियन के साथ ये कैसा करेगा? 1 बिलियन लोगों का टेस्ट केस इसमें डालोगे? नहीं डालेंगे भैया, इतना इतना थोड़ी कर सकते हैं। क्योंकि असल में होता क्या है, जो हमारा इनपुट होगा वो या तो एक्सट्रीमली लार्ज या फिर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। जैसे यहां देखो, मेरे पास टेस्ट केस 1 बिलियन या फिर बहुत ज्यादा है या नहीं? ऑब्वियसली है। Therefore, we must design an optimal test suite that is of reasonable size and can uncover as many errors existing in the system as possible। कह रहा है इसलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम इन्फिनिटी का जो सेट है टेस्ट केस का, उसमें से कुछ ही गिने चुने टेस्ट केस लें, लेकिन वो टेस्ट केस ऐसे हों जो सॉफ्टवेयर को अच्छे से टेस्ट कर दें, जो एरर एग्जिस्ट कर सकते हैं उनको पकड़ दें। सिंपल। क्लियर है? इतनी बात समझ में आया? यस। इफ टेस्ट केसेस आर सिलेक्टेड रैंडमली, many of these randomly selected test cases do not contribute to the significance of the test। तो कह रहा है कि तुम अगर रैंडमली चीजें सिलेक्ट करने लग गए ना, तो इन्फिनिटी में से रैंडमली करते रहो सिलेक्ट। इन्फिनिटी में से आप रैंडमली चीजें सिलेक्ट करोगे तो कितनी सिलेक्ट कर सकते हो? इन्फिनिटी। यस और नो? इन्फिनिटी में से एट रैंडम आप इन्फिनिटी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, फिर उस इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी कर सकते हो। तो ये तो एक लूप बन गया। मतलब हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है और उनके बेसिस पे टेस्ट केसेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है। कह रहा है they do not detect any the number of random test cases in a test suite is general, not an indication of the effectiveness of the testing। in other words, testing a system using a large collection of test cases that are selected at random does not guarantee that all the errors in the system will be uncovered। कह रहा है अगर आप रैंडमली चीजों को सिलेक्ट करोगे ना, तो कुछ काम नहीं बनेगा। आप रैंडमली टेस्ट केसेस सिलेक्ट कर लोगे इन्फिनिटी में से, मान लो आपने 10 टेस्ट केस सिलेक्ट कर लिए, और आप क्या हुआ, जब आपने रैंडमली चीजों को उठाया तो चांसेस है ना पहले 10 आ जाएं, तो क्या भाई बाकी 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 जो इन्फिनिट बच गए उनका क्या? तो हमें चीजें ऐसे सिलेक्ट करनी है कि हमारे मैक्सिमम एरर जो है वो कॉट हो जाए, तो इसके लिए हम लोग रैंडम सिलेक्शन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? जी भैया। कह रहा है अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है, तब मैक्स इक्वल टू एक्स कर देना, अन्यथा मैक्स इज इक्वल टू एक्स कर देना। भैया ये क्या लिखा है? ये कोड तो गलत है, आपको पता चल रहा है ना? अगर मैं इसमें टेस्ट केस लेके जाऊं, टेस्ट केस अगर मैं इसमें लेके जाऊं, बताओ मुझे। एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 2, और एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 3, तो मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा? भैया एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो आउटपुट आएगा 3। एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पे भैया एक्स लेस देन वाई है, तो यहाँ भी आउटपुट आ जाएगा 2। सॉरी, हाँ सही है। ठीक है। कह रहा है फॉर द अब, वेट 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 वेट,
हाँ, फिर से टू आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था भैया, यहाँ पे आना चाहिए था थ्री, बिकॉज थ्री ग्रेटर है, मुझे तो ग्रेटर चीज प्रिंट करनी है, यस और नो। ऑब्वियसली भैया मैथ वाली चीज प्रिंट करनी है, लेकिन यहाँ पे हुआ प्रिंट टू, तो मतलब अगर मैं ये वाला टेस्ट केस यहाँ पे डालता तो क्या होता, तो भैया एरर पकड़ा जाता। लेकिन कह रहा है अगर लार्जर टेस्ट सूट है, लार्जर टेस्ट सूट था तुम्हारे पास, और तुम लोगों ने ये तीन ये तीन टेस्ट केस यार रैंडम सिलेक्ट कर लिए, तो इनको एक बार इस पे लगा के देखो जरा, क्या आंसर आएगा। फर्स्ट में एक्स की वैल्यू तीन आएगी, मैक्सिमम भी तीन है, फोर और थ्री में से मैक्सिमम फोर है, फाइव और वन में से मैक्सिमम फाइव है, आउटपुट भी मुझे यही मिल जाएंगे लार्जर वाले। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुम्हें लार्जर ही मिलेंगे, तुम्हें तो लार्जर ही मिले ना। तो क्या तुम्हारा एरर पकड़ में आया अगर तुम इन तीन टेस्ट केसेस को यूज करोगे? नहीं पकड़ में आया भैया जी, नहीं पकड़ आया। तो आप देख पा रहे हो कि अगर रैंडमली मैं इस टेस्ट सूट को सिलेक्ट करता तो भैया ये कभी एरर को कैच नहीं कर पाता, लेकिन ये एरर को कैच कर लेता। ठीक है, तो इसलिए हमको एरर्स जो है ना वो ध्यान से और अच्छे से चुनने हैं। तो अब हम लोगों को टेस्टिंग करनी कैसे है भैया, टेस्ट केसेस से करनी है, और टेस्ट केसेस रैंडमली हम लोग चूज नहीं करेंगे, हम लोग कोड को ढंग से समझेंगे, और फिर जो टेस्ट केसेस लॉजिकली निकलेंगे उनको हम लोग निकालेंगे, जिससे हम लोग एरर को डिटेक्ट कर सके। इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी, अब हम लोग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। आ रही है अब तक बातें समझ में? आई होप आ रही होगी। चलिए, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। दो तरह की टेस्टिंग है बच्चों, फंक्शनल टेस्टिंग वर्सेस स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। क्या होती है फंक्शनल टेस्टिंग, क्या होती है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग? एक सेकंड रुक जाओ, मैंने नीचे लिख के रखा है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, फंक्शनल टेस्टिंग वर्सेस स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। और फंक्शनल टेस्टिंग को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कभी कभी फंक्शनल टेस्टिंग को ही यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं बच्चों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वैसे ये इसका पार्ट होता है, लेकिन हाँ हम लोगों को मैक्सिमम जो एफर्ट है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे ही देना है। और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। फिर से बोलेंगे, फंक्शनल टेस्टिंग इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। मतलब ये भी इनके अतिरिक्त नाम है, एग्जैक्ट इनका मतलब ये नहीं होता है बच्चों, लेकिन हम लोग इनको यही समझेंगे। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या? हाँ भैया, इतनी बात हम लोगों को समझ में आती है। तो एक बार साइड में आओ, मैं तुम्हें ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब भी बता दें। ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, समझ लो एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। आप इसमें कुछ इनपुट देते हो, आपको कुछ आउटपुट मिलता है, और आपको पता नहीं अंदर क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स। बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमें पता ही नहीं भैया अंदर क्या हो रहा है और किस चीज से हमें आउटपुट मिल रहा है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है कि आप टेस्टिंग कर रहे हो, आपको एरर्स का पता चल रहा है, लेकिन कैसे पता चल रहा है, अंदर क्या लॉजिक है, टेस्ट केसेस किस तरह से सिलेक्ट किए जा रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ठीक है, जब अंदर क्या चीजें हैं ये मुझे पता चलने लगे, अंदर किस लॉजिक से टेस्ट केसेस चुने जा रहे हैं, अंदर किस चीज की टेस्टिंग की जा रही है, कैसे की जा रही है, वो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं कहूंगा वो व्हाइट बॉक्स है। सिंपल बात समझ में आई? यस और नो? ब्लैक बॉक्स है जिसमें आपको पता ही नहीं चल रहा कि टेस्टिंग किस तरह से की जा रही है, टेस्ट केसेस कैसे चुने जा रहे हैं, तो वो ब्लैक बॉक्स है। मतलब अंदर क्या चीज चल रही है वो मुझे पता नहीं। एक फंक्शन की तरह है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है, आप एक्स का इनपुट देते हो, आपको आउटपुट क्या मिलता है? आपको आउटपुट यहाँ एक्स का इनपुट मान लो आपने टू दिया, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? फोर। यस और नो? आप आउटपुट थ्री दोगे तो आउटपुट क्या, इनपुट थ्री दोगे आउटपुट क्या मिलेगा? नाइन। बस इसी तरह से कि आप कुछ इनपुट दे रहे हो, आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन अंदर क्या चीज है वो आपको पता नहीं। इसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग मतलब अंदर ब्लैक बॉक्स में किस स्ट्रक्चर से काम हो रहा है, क्या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मुझे पता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। सिंपल। और उसी को व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। क्लियर है? तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। टेस्ट द सॉफ्टवेयर। फंक्शनल टेस्टिंग क्या है? टेस्ट द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन इट्स फंक्शंस और स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, फोकस क्या है कि सिस्टम करता क्या है, कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, ये नहीं जानना मुझे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, बस बिजनेस स्पेसिफिकेशन और यूजर की स्टोरी पता होनी चाहिए। अंदर क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं, बात खत्म। नहीं समझे क्या? नहीं समझे फिर से समझो। मैं गया, मैंने कहा यूजर भाऊ ये बताओ जरा ऐप कैसा चलता है। उसने कहा बढ़िया चलता है। आपने कहा भाई ऐप बढ़िया, टेस्टिंग पास। आपने देखा नहीं अंदर हो क्या रहा है, आपने देखने की कोशिश नहीं कि सॉफ्टवेयर में हो क्या रहा है, कैसे काम करता है। आप यूजर के पास गए, यूजर से कहा भाई आप डेली यूज कर रहे हो ना ऐप? वो कहता है हाँ कर रहा हूँ। कैसा है ऐप? कहता है बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रही है। तो आप कहोगे अगर ऐसा है तो मतलब ऐप जो है वो कामयाब है। तो मैंने फंक्शनल टेस्टिंग में उसको वैलिड कर दिया, बोल दिया ओके डन है जी। समझ गए बात को? समझे या नहीं समझे? हाँ जी भैया समझ गए। इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, कि टेस्टर डज नॉट नीड द नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड। ठीक। एग्जाम्पल है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। अभी इनको भी डिस्कस करेंगे। ये सब फंक्शनल टेस्टिंग या फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आते हैं।
ठीक है। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्या होती है? वही सेम जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मेरे को इंटरनल स्ट्रक्चर पता है सॉफ्टवेयर का, उसकी इंप्लीमेंटेशन का मुझे पता है, यहाँ पे मैं लॉजिक पे काम करता हूँ, लॉजिक मुझे पता है, लॉजिक पे काम करता हूँ, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है, यहाँ पे टेस्टर को इंटरनल कोड के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, पाथ कवरेज, लूप टेस्टिंग, दीज आर द पार्ट्स ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या फिर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स में से हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? डिसीजन टेबल टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे पाथ कवरेज। बस यही हमारे सिलेबस में है। ऐसे क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में, लिख के ले लो, ब्लैक बॉक्स वर्सेस व्हाइट बॉक्स, फंक्शनल टेस्टिंग वर्सेस स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग कौन करता है? टेस्टर करता है, क्यूए इंजीनियर्स करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट करते हैं, और जो मेरी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो डेवलपर करता है। अब मुझे सिर्फ एक बात बताना, सिर्फ एक बात बताना, मैंने तुम्हें पहले बताया था, टेस्टर जिस टेस्टिंग को करता है तो उस स्टेप में क्या होता है भैया? उस स्टेप में होती है वैलिडेशन। तो ये मेरा वैलिडेशन वाला स्टेप है। और जिस स्टेप के अंदर डेवलपर जिसको कोड पता है वो चीजों को टेस्ट करता है, उस स्टेप को क्या बोलते थे? वेरिफिकेशन। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में वेरिफिकेशन होती है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में वैलिडेशन होती है, क्योंकि भाई जो टेस्टर है उसको इनसाइड के कोड का नहीं पता, वो तो सिर्फ टेस्ट केसेस चला के टेस्टिंग करता है। और डेवलपर को क्योंकि टेस्ट केस का पता है, उसको अंदर की प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है और इसी को हम लोग वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। आई होप अब बातें समझ में आ गई होंगी। ये बाकी नीचे की चीजें खुद से पढ़ लेना। ओके जी। जी भैया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए अब। धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा काम। यस यस यस। तो देखो, तुम्हारे लिए ही यहाँ पे सारी चीजें लिख दी है मैंने, समझा तुम्हें सब दिया है ना, तो ये आप खुद से पढ़ लेना। फंक्शनल टेस्टिंग वर्सेस स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, आई होप समझ में आ गई होंगी चीजें। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है मैंने। ठीक है, अब आते हैं यूनिट टेस्टिंग पे। यूनिट टेस्टिंग क्या है? यूनिट टेस्टिंग इज अंडरटेकन आफ्टर अ मॉड्यूल हैज बीन कोडेड एंड सक्सेसफुली रिव्यूड। यूनिट टेस्टिंग करेगा कौन? फिर से बताऊं, मुझे ऊपर ही मैंने लिखा हुआ था इतना बड़ा बड़ा, कहां पे, रुक जाओ दिखाता हूं तुम्हें। डेवलपर्स ऑल्सो कंडक्ट द टेस्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, अगर आपको याद हो तो बताओ। अगर डेवलपर ही यूनिट टेस्टिंग कर रहा है तो यूनिट टेस्टिंग भी जो है वो किस तरह का प्रोसेस होगा? भैया जो यूनिट टेस्टिंग होगी ना, वो भी मेरा वेरिफिकेशन वाला स्टेप ही होगा। सो मॉड्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना व्हाट इज मॉड्यूलैरिटी। हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 2 में कि भैया मॉड्यूलैरिटी का मतलब है एक बड़े प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। फिर जब हर मॉड्यूल को मैं कहता हूं ये एक मॉड्यूल है ना, तो ये इसका यूनिट है, ये एक जो मॉड्यूल है ना ये इसका यूनिट है। जब मैं हर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की टेस्टिंग अलग से करता हूं, मतलब हर एक यूनिट की टेस्टिंग जो मेरा सॉफ्टवेयर बना रही है उस हर एक यूनिट की टेस्टिंग अलग से करता हूं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग सिंपल, या फिर मॉड्यूल टेस्टिंग भी इसी का नाम है। मॉड्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी एनवायरमेंट which either call or are called by the module under test। ठीक है, it is not available until they do have been। अच्छा बस, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ये पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग स्टब प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। द स्टब प्रोसीजर में प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड बिहेवियर यूजिंग अ सिंपल टेबल लुकअप मैकेनिज्म। अ ड्राइवर मॉड्यूल कंटेन द A driver module contain the non-local data structures accessed by the module under test and would also have the code to call। अच्छा देखो, जो ड्राइवर है वो कॉल लगाता है टू टेस्ट द मॉड्यूल, एंड स्टब जो है वो आफ्टर जो आपकी टेस्टिंग मुझे जो आउटपुट मिलता है कि भाई वेरीफाइड हो गया नहीं हो गया, वो सब स्टब में सॉल्व होता है। तो ड्राइवर को हम लोग स्केलेटन भी बोलते हैं, और स्टब तो स्टब ही होता है। ठीक है, स्टब स्टब है, ये स्केलेटन है, ये स्टब है। स्केलेटन कॉल लगाता है प्रोसीजर को फॉर टेस्टिंग द मॉड्यूल, मॉड्यूल आफ्टर टेस्टिंग प्रोसीजर कॉल लगाता है स्टब को। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बता दी फिर भी आपको। चलिए आगे बढ़ा जाए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हम इनपुट देते हैं, आउटपुट हमें मिलता है, हमें अंदर पता नहीं भाई क्या कोड है, ब्लैक बॉक्स है। इसलिए जब अंदर की चीजें का भी मुझे पता चलने लगेगा, अंदर क्या स्ट्रक्चर है उनका भी मुझे पता चलने लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ भैया, बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का ये एक पार्ट है, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। In this approach, the domain of input values to a program is partitioned into a set of equivalent classes. The partitioning is done such that the behavior of the program is similar for every input data belonging to the same equivalence class। नहीं आई बात समझ में? भाई मेरे पास तो इनफाइनाइट रेंज थी, yes or no? मेरे पास टेस्ट केसेस की इन्फिनिटी रेंज थी, तो उसमें से जो भी मेरे पास सिमिलर तरह के टेस्ट केसेस थे उनको मैंने ग्रुप कर लिया। लेटस से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स मुझे टेस्ट करने थे, या फिर ऐसा समझ लो 1 से लेकर 1 लाख तक के नंबर्स मुझे टेस्ट करने थे। मुझे पता चला कि उसमें से 50,000 केसेस एक तरह के हैं और 50,000 केसेस एक तरह के हैं, तो ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, और एक अलग से है उसमें जो थोड़ा सा अलग बिहेवियर रखता है। तो मैं इन 50,000 में से कोई एक चुन लेता हूं, इन 50,000 में से कोई एक चुन लेता हूं, और ये तो मेरे पास एक ही है। तो अगर मैं इन 3 टेस्ट केसेस को पास करवा लूंगा तो मुझे बताओ क्या मेरी चीज फाइनली पास हो जाएगी? हो जाएगी, यस और नो? मुझे 50,000 मतलब 1 लाख एक टेस्ट केसेस के लिए मैंने सिर्फ 3 टेस्ट केसेस बना लिए। कैसे? क्योंकि मैंने जो इक्विवेलेंट थे, जो एक जैसे थे, उनको एक जगह पे पार्टीशन करके उनको ग्रुप कर दिया, सिंपल।
वेरी सिंपल. द मेन आइडिया बिहाइंड डिफाइनिंग द इक्विवेलेंस क्लास इज दैट टेस्टिंग द कोड विद वन वैल्यू बिलोंगिंग टू एन इक्विवेलेंस क्लास इज एज गुड एज टेस्टिंग द. ठीक है, वही समझा दिया मैंने, पूरा पढ़ लेना यार, है ना. सेम लॉजिक है जो मैंने आपको समझाया. ये क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, आज तक तो आए नहीं. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये भी हमारा दूसरा ब्लैक बॉक्स का है. अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग एरर फ्रीक्वेंटली अकर्स एट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट इक्विवेलेंस ऑफ इनपुट्स. जैसे मैं आपको बताऊं अगर, कि आप लोगों ने बाइनरी सर्च का कोड तो सीखा होगा. यस और नो? जी भैया बिल्कुल सीखे हम लोगों ने तो बाइनरी सर्च का कोड. बाइनरी सर्च के कोड में बच्चों क्या होता है, हम लोग जब एंड लिखते हैं ना, सॉरी मिड लिखते हैं, तो मिड का एक फॉर्मूला होता है. मिड इज इक्वल टू होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय टू. यस और नो? हाँ भैया होता तो ऐसा ही है. और क्या होता है, हम लोग कभी कभी मिड को लिखते हैं स्टार्ट माइनस एंड, एक सेकेंड, स्टार्ट माइनस एंड प्लस स्टार्ट बाय टू. कुछ ऐसा ही लिखते हैं क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग बताओ. ऐसा ही कुछ होता है या नहीं होता? हाँ भैया होता तो ऐसा ही है. रुक जा, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? ना एकदम सही है. स्टार्ट माइनस एंड प्लस स्टार्ट बाय टू. ऐसा क्यों लिखते हैं देखो, स्टार्ट माइनस एंड प्लस स्टार्ट, एलसीएम ले लो टू, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, और यहाँ पे स्टार्ट प्लस है और एंड माइनस स्टार्ट बाय टू है. हाँ, ये फॉर्मूला होता है. तो इससे क्या होता है, इससे मुझे फाइनली वही चीज मिल जाती है, स्टार्ट प्लस एंड बाय टू. नहीं समझे? आओ एक बार और समझाता हूं. ये देखो क्या कह रहा हूं मैं, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाय टू. गिवन है इधर? हाँ भैया गिवन है. और कभी कभी हम इस फॉर्मूला को लिखते हैं मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय टू. ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि एज केसेस पे या फिर बाउंड्री केसेस पे मेरा कोड ढंग से चले, अगर किसी को याद हो तो. मैंने ही बताया प्रोग्रामिंग इन सी में, प्रोग्रामिंग इन सी का लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है कभी तो. हम लोग एज केसेस को क्यों लेते हैं? यहाँ पे देखो, मान लो हर इंटीजर की कुछ ना कुछ रेंज होती है. मान लो स्टार्ट जो है उसकी वैल्यू है इंटीजर की लास्ट जो रेंज है वो, और एंड जो है उसकी वैल्यू है इंटीजर की रेंज से जस्ट पहले. तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को प्लस करूंगा तो होगा क्या, ये दोनों इंटीजर की रेंज से बाहर चले जाएंगे और मेरा कोड वहीं पे एरर शो कर देगा. ताकि ऐसा एरर शो ना हो इसलिए मैं क्या करता हूं, ये वाला कोड लिखता हूं. यस और नो? जी. अगर मैं उन दोनों टेस्ट केसेस को इस्तेमाल ना करूं तो इस कोड से भी काम चल जाएगा. लेकिन क्या ये मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाय टू वाला कोड करेक्ट है क्या? नहीं है भैया, नहीं है. क्योंकि ये एज केसेस को हैंडल नहीं करता. एज केसेस को हैंडल नहीं करता. तो एज केसेस भी हैंडल हो जाए उसके लिए मुझे एज केसेस को ढंग से समझना पड़ेगा. और एज केसेस से जब मैं टेस्टिंग करता हूं उसको ही बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. नहीं आई क्या बात समझ में? अभी भी आओ एक बार और समझाता हूं. मान लो तुम्हें बाइनरी सर्च करनी है. स्टार्ट इंडेक्स तुम्हें क्या दिया हुआ है, मान लो एक इंटीजर की रेंज जो है, इंटीजर जो नंबर है उसकी रेंज 8 तक ही है. ठीक है, इंटीजर की रेंज 8 तक ही है. अगर 8 से बड़ी वैल्यू आई तो इंटीजर ले नहीं पाता. ऐसा समझ लो, मान लो, ऐसा होता नहीं है. ठीक है. तो क्या हुआ, स्टार्ट में मैंने दे दिया 7 इनपुट, और एंड में इनपुट क्या है, एंड में मैंने दे दिया है इनपुट 8. 8 से बड़ा होगा तो इंटीजर हैंडल नहीं कर पाएगा. बताओ मिड क्या होगा? मिड होगा भैया स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय टू इक्वल्स टू 7 प्लस 8 डिवाइड बाय टू इक्वल्स टू 15 बाय टू. यस और नो? यही होगा? बताओ तो यही होगा ना? जी भैया. यहाँ 15 आ गया. क्या इंटीजर कभी इस 15 को हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. नहीं कर पाएगा. तो बताओ अगर इस कोड के लिए मैं बाउंड्री केसेस को इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा भैया, ये कोड गलत साबित हो जाएगा. यस और नो? तो इसलिए मुझे बाउंड्री केसेस का भी, मेजर बाउंड्री केसेस को भी यूज करना, टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए हम लोग अतिरिक्त कोड क्या लिखते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं मिड इज इक्वल्स टू एंड माइनस, सॉरी यार क्या कर रहा हूं मैं बार बार, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय टू, अगर आपको याद हो तो. तो इससे क्या होता है, सेम फॉर्मूला है एग्जैक्ट. इससे आंसर क्या आता है, इससे आंसर आता है भैया 7, और इससे भी आंसर 7 ही आएगा. स्टार्ट क्या है 7, एंड क्या है 8, माइनस 7 डिवाइड बाय 2 करो तो भैया आंसर आएगा 7 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 7. आंसर यहां भी 7 आ रहा है, वहां भी 7 आ रहा है. लेकिन इससे क्या होगा, इसमें देखो क्या मैं कहीं पे भी मैंने 8 से एक्सीड किया, स्टार्ट में मैं 8 डालता, एंड में वैल्यू आती, सॉरी स्टार्ट में मैं 7 डालता, एंड में वैल्यू आती 8 की, स्टार्ट में वैल्यू आती 7 की. 8 माइनस 7 इज 1 डिवाइड बाय 2. बताओ कहीं पे भी क्या इस वाले पूरे कोड में, मिड वाले इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2 वाले कोड में क्या मैं कभी भी रेंज से बाहर गया? नहीं गया. तो इसलिए बाउंड्री केसेस भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. वही कह रहा कि अंदर जो लॉजिक है ना वो भी मुझे पता होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, सिर्फ इतना सा फर्क है. ब्लैक बॉक्स वर्सेस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का टेबल ये भी बना हुआ है, और जो स्ट्रक्चरल वर्सेस फंक्शनल का बना हुआ है आप उसको भी समझ सकते हो, दोनों एक ही चीजें हैं. ठीक. जी. यस. फिर कह रहा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बहुत सारे लेवल होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला
यूनिट टेस्टिंग मतलब डेवलपर खुद ही टेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अ लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स आर कंबाइंड एंड टेस्टेड एज अ ग्रुप। यूनिट टेस्टिंग क्या बताया था? यूनिट टेस्टिंग में आपने बताया था भैया ये मेरे पास मॉड्यूल है, पूरे सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में मैंने डिवाइड किया और फिर हर एक यूनिट को पर्टिकुलरली टेस्ट किया, तो ये थी मेरे पास यूनिट टेस्टिंग। जब इन दोनों को कंबाइन करके फिर से टेस्ट किया उसको क्या बोल देते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। फिर सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? अ लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस वेयर अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड। मैंने दो तीन मॉड्यूल्स को प्लस किया और एक साथ टेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब सारे के सारे मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़ के टेस्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम टेस्टिंग। फिर से समझेंगे, यूनिट टेस्टिंग मतलब मेरे पास ये एक सॉफ्टवेयर था, इसको मैंने मान लो 7-8 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, 5 मॉड्यूल्स में, 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। फिर मैंने हर एक मॉड्यूल को सिंगल सिंगल एक यूनिट की तरह टेस्ट किया, वो आ गया मेरा यूनिट टेस्टिंग के अंदर। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में इन 3 मॉड्यूल्स को मैंने एक साथ जोड़ दिया और फिर इनकी कंबाइंड टेस्टिंग की, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब मैंने पांचों मॉड्यूल्स को एक साथ टेस्ट किया तो मैंने मतलब पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक साथ टेस्ट किया, इसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। क्लियर है बात? जी भैया। Acceptance testing, a level of the software testing process where a system is tested for acceptability। कह रहा है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है? जहां पे अब मैं फाइनल चीज को टेस्ट कर रहा हूं कि इस टेस्ट के बाद या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट। अभी तक मैं टेस्टिंग क्यों कर रहा था? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग क्यों हो रही थी? इसलिए हो रही थी ताकि अगर कोई एरर आए, एरर अगर आया तो मैं उसको रिमूव कर सकूं। इस तरह से टेस्ट कर रहा था। अब आपने सारे एरर को रिमूव कर लिया, अब आप गए यूजर जी, अब आप देख लो या तो इस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर लो या तो रिजेक्ट कर लो, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बात समझ में आ गई? हाँ भैया बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम डिलीवरी दे देते हैं अपने सॉफ्टवेयर की। आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हम लोग सॉफ्टवेयर की डिलीवरी दे देते हैं अगर वो वैलिडेट हो जाता है तो ये सब हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं, ये सारे मेरे ब्लैक बॉक्स के ही पार्ट है। डिसीजन टेबल टेस्टिंग, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, टेबल बना के टेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो टेस्ट केसेस हैं यहाँ पे मैं चूज करूंगा वो एज अ टेबल चूज करूंगा। बहुत आसान है, थ्योरी पढ़ना खुद से, या रुको मैं ही पढ़ देता हूँ आपके लिए। डिसीजन टेबल टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग टेक्निक यूज टू टेस्ट सिस्टम बिहेवियर फॉर डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन। मतलब मैं अलग अलग इनपुट कॉम्बिनेशन बना के देख रहा हूँ। जैसे हम लोग ना लॉजिक गेट्स, याद है लॉजिक गेट्स आप लोगों को? लॉजिक गेट्स याद नहीं है? क्या होता था लॉजिक गेट्स में? भैया लॉजिक गेट्स में ना, मान लो ये मैंने लॉजिक गेट बनाया, ये मेरा नॉट गेट है, यस और नो? यस और नो, ये मेरा नॉट गेट है नहीं है? हाँ भैया नॉट गेट है। इनपुट दिया 1, आउटपुट आया 0, इनपुट दिया 0, आउटपुट आया 1। मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस पे इनपुट आउटपुट लगा के देख रहा हूं ना। यस और नो? जी भैया, इसी को बोलते हैं डिसीजन टेबल टेस्ट। क्लियर है क्या? जी भैया, देखना तो। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, आ जाओ। कह रहा है मान लो आपने ये लॉगिन स्क्रीन बनाई है ईमेल पासवर्ड वाली, ठीक है। कुछ कंडीशंस मैंने और कंडीशंस को एक टेबल में अरेंज कर दिया, कुछ कंडीशंस बनाई और टेबल में अरेंज कर दिया। द कंडीशन इज सिंपल, इफ द यूजर प्रोवाइड्स करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड द यूजर विल बी रिडायरेक्टेड टू द होम पेज। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज रॉन्ग एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। क्लियर? मान लो यूजर नेम था और वो यूजर ने ट्रू डाला, यूजर नेम था और वो यूजर ने ट्रू डाला, ठीक है। अगर बच्चों यूजर ने वो डाला ट्रू, या तो यूजर उसको फॉल्स डाल सकता है या ट्रू डाल सकता है, या फॉल्स डाल सकता है या ट्रू डाल सकता है। फिर पासवर्ड है, पासवर्ड या तो यूजर ट्रू डालेगा या तो फॉल्स डालेगा। ऐसा हो सकता है ना, यूजर डाले पासवर्ड को ट्रू और यूजर का यूजर नेम ट्रू हो, पासवर्ड भी ट्रू हो, तब तुम क्या करोगे भैया? तब मैं आउटपुट को डिस्प्ले कर दूंगा। अच्छा, मान लो यूजर नेम फॉल्स हो, यूजर नेम गलत डाल दिया, पासवर्ड सही डाल दिया, तो क्या करोगे भैया? क्या तुम उसको लॉगिन करवा दोगे? नहीं करवाऊंगा भैया। अच्छा और बताइए, और बताइए। अगर यूजर ने अपना यूजर नेम डाला सही, पासवर्ड डाला गलत, तो बताओ तो क्या उसको भेज दोगे लॉगिन पेज पे? नहीं भेजूंगा भैया। अच्छा, मान लो यूजर ने अपना पासवर्ड भी गलत डाला और यूजर नेम भी गलत डाला, तब क्या उसको लॉगिन करवा दोगे? नहीं करवाऊंगा। लॉगिन तो सिर्फ एक ही सूरत में करवा रहे हो, यस और नो? तो वही कह रहा है कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही गलत है तो क्या करेंगे हम लोग? आउटपुट नहीं दिखाएंगे। ई मतलब एरर, यूजर नेम ट्रू, पासवर्ड फॉल्स, एरर। यूजर नेम फॉल्स, पासवर्ड ट्रू, एरर। यूजर नेम इज ऑल्सो ट्रू, पासवर्ड इज ऑल्सो ट्रू, तो क्या करूंगा मैं? लॉगिन करवा दूंगा, लॉगिन। क्लियर है? या फिर एच का मतलब है यहाँ पे होम पेज पे पहुंचा दूंगा उसे। तो यही तो क्या किया यार, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। टेस्टिंग की कुछ कंडीशंस देखिए, उन कंडीशंस को एक टेबल में बना दिया, जिसको मैं बोलता हूँ डिसीजन टेबल टेक्निक। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ समस्या नहीं होगी। कह रहा एडवांटेज ऑफ डिसीजन टेबल टेक्निक, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज भैया ये है, इसमें मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को कितनी आसानी से लिख सकता हूं। देखो ये आपको लॉजिक गेट जैसा लगा होगा। अगर मैं कह दूं कि यूजर नेम एंड पासवर्ड है ये, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं कह रहे भैया, आप एकदम सही कह रहे हो। कि अगर 0 1 है तो आउटपुट है 0, 0 0 आउटपुट है 0, 1 0 आउटपुट है 0। लेकिन अगर दोनों 1 है तभी आउटपुट 1 है, मतलब तभी मैं होम पेज पे जा रहा हूं। सिंपल। एडवांटेजेस क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को मैं ढंग से लिख सकता हूं, ये इटरेटिवली वर्क कर सकता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कंप्लीट कवरेज बताता है टेस्ट केस की, और ये गारंटी करता है कि मैंने हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिया होगा।
ठीक है। अब जब इन्हीं चीजों को मैं दर्शा दूं, किससे मैं दर्शा दूं, इन्हीं ग्राफ से, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल ग्राफ टेक्निक या फिर कॉज एंड इफेक्ट ग्राफ टेस्टिंग टेक्निक। देखते हैं क्या है। आई होप सबसे आसान चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। कॉज इफेक्ट ग्राफ graphically shows the connection between a graph outcome and all issues that manipulate the outcome. Cause effect graph is a black box testing technique. It is also known as इशिवाका डायग्राम। इसको इशिवाका डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि इसको काउरो काउरू इशिवाका ने या फिर इसको बनाया था, और इसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। एग्जाम में फिशबोन डायग्राम से पूछा हुआ क्वेश्चन, तो फिशबोन डायग्राम बोल लो, कॉज एंड इफेक्ट ग्राफ टेस्टिंग टेक्निक बोल लो, डिसीजन ग्राफ टेस्टिंग टेक्निक बोल लो, आपकी इच्छा। इट इज जनरली यूज फॉर हार्डवेयर टेस्टिंग, बट नाउ हम इसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कॉज का क्या मतलब है, कॉज का मतलब है इफ, इफेक्ट का क्या मतलब है आउटपुट, कि अगर ये चीज हो तो आउटपुट ये दिखाना। भैया ये तो डिसीजन जैसा ही लग रहा है, अगर दोनों ट्रू ट्रू हो तो मेरे को होम पेज पे ले जाना, यस और नो, वही चीज तो है, हाँ वही चीज है, बस इसको डायग्राम से दिखाएंगे, आपको दिखाता हूँ। कॉज इफेक्ट डायग्राम कैन बी यूज अंडर दीज सर्कमस्टांसेस टू डिटरमाइन द प्रॉब्लम, टू नरेट द कनेक्शंस ऑफ द सिस्टम, टू रिकॉग्नाइज द प्रोबेबल रूट कॉजेज। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसके, फिर से वही जो डिसीजन टेबल के हैं वही इससे ये उल्टा और अच्छा क्यों, क्योंकि ये ग्राफिकल है। बाकी जितने डिसीजन टेबल के आपके थे बेनिफिट्स, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, वही लिखा होगा, इटरेटिव इटरेटिव सब कुछ। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, स्टेप्स कौन कौन से, फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब करेंगे हम लोग इनपुट कंडीशन। सेकंड क्या है, कॉज इफेक्ट ग्राफ बनाएंगे। थर्ड क्या है, कॉज ग्राफ को डिसीजन टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या और फिर जो डिसीजन टेबल के रूल्स है उनको टेस्ट केसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है यूजिंग कॉज इफेक्ट डायग्राम। कैसे होती है, सबसे पहले मैं इनपुट कंडीशंस पता करता हूं, फिर कॉज इफेक्ट ग्राफ बनाता हूं, कॉज इफेक्ट ग्राफ से मैं अपना डिसीजन टेबल बनाता हूं, और डिसीजन टेबल से मुझे टेस्ट केसेस मिल जाते हैं। बात समझ में आई। अब कॉज इफेक्ट ग्राफ दिखता कैसा है, इस तरह से। C1 C2 एरर नहीं आई, बात समझ में। कह रहा है कि भाई C1 C2 का एंड करना है। अगर C1 भी ट्रू है और C2 भी ट्रू है तो जाके मेरे को इस इफेक्ट को दिखा देना, अदरवाइज मत दिखाना। जैसे मैं कह दूं कि भाई C1 तो है फॉल्स और C2 भी है फॉल्स, तो क्या तुम मुझे इफेक्ट दिखा दोगे। मतलब ये समझ लो, ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, और ई का मतलब है होम पेज पे लेके जाओगे या नहीं। अगर यूजर नेम है ट्रू, पासवर्ड है ट्रू, तो क्या मुझे होम पेज दिखा दोगे, बिल्कुल दिखा दूंगा, मतलब मुझे इफेक्ट दिखेगा। अगर यूजर नेम है फॉल्स, अगर यूजर नेम है गलत यानी फॉल्स, और पासवर्ड भी है गलत फॉल्स, तो क्या मुझे तुम होम पेज दिखा दोगे, नहीं दिखाऊंगा। मान लो यूजर नेम ट्रू कर दो, पासवर्ड फॉल्स है, नहीं दिखाओगे। मान लो यूजर नेम अभी भी ट्रू कर दिया, पासवर्ड फॉल्स है, क्या दिखाओगे, आउटपुट नहीं दिखाओगे। मतलब कब दिखाओगे, जब दोनों ट्रू हैं। तो इसको मैंने ग्राफ से दिखा दिया कि C1 C2, अगर C1 और C2 दोनों के बीच में एंड है, मतलब दोनों अगर ट्रू हैं, तो मुझे इवन तक पहुंचा देना, सिंपल। कुछ है इसमें दिक्कत नहीं। C1 C2 और मतलब ये कह रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों, अगर मान लो ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, और ये तुम्हारा होम पेज है। अगर यूजर नेम ट्रू है, पासवर्ड ट्रू है, तो क्या मैं होम पेज दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। मान लो मैंने यूजर नेम गलत फॉल्स डाल दिया, तो भी क्या मैं होम पेज दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने और लगा दिया। यस। अगर यूजर नेम जो है वो फॉल्स है, पासवर्ड भी फॉल्स है, तब क्या दिखाऊंगा, तब नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फॉल्स 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 और फॉल्स इज और। यस और नो। और अगर यूजर नेम फॉल्स हो, पासवर्ड ट्रू हो, तब क्या आउट होम पेज दिखा दूंगा, बिल्कुल दिखा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे और का इस्तेमाल कर दिया। ऐसे ही नॉट है, जैसे लॉजिक गेट है यार, सेम है, खाली यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं। अगर मैंने दो सर्कल बनाए, इनको एक ई से कनेक्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है और। ये एंड होता है, ये और होता है, सबको पता है ना। दिस इज एंड, दिस इज और, यस और नो, दिस इज नॉट, तो इसने ये नॉट दिखा दिया। कुछ भी नहीं है यार, मैं क्या इसमें क्या बताऊं, और बताओ मुझे इधर। तो पढ़ लेंगे इसको सब, बिल्कुल पढ़ लेंगे भैया, बहुत बढ़िया। तो पढ़ देना, इसने इतनी मेहनत करके आपको बना के दिखाया है। क्या है ये देखो, कह रहा है C1 C2 के बीच में लगा दो और फिर इनका जो आउटपुट आया, और C3 इन दोनों के बीच में लगा दो एंड। तो क्या किया भैया, तो लॉजिक गेट टाइप सा बना दिया, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज क्या डिपिक्ट कर रही है, ये कह रही है जब C1 और C2 के और से तुम इस चीज ई पे पहुंच जाओगे, तब ई और इस C3 के एंड से तुम E1 पे पहुंचोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, पढ़ लेंगे इसको, बिल्कुल पढ़ लेंगे भैया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक ही छोड़िए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर C1 C2 पे ऐसे बना है, मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। C1 के होने में C2 का कोई हाथ नहीं है, और C2 के होने में C1 का कोई हाथ नहीं है। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके जी। जैसे मैं कहूं आज बारिश हुई और मैंने खाना खाया, तो इन दोनों में कोई वो है, क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन है। भाई मैं खाना तो तब भी खाता अगर बारिश ना होती, यस और नो, और बारिश तब भी होती अगर मैं खाना ना खाता। तो ये है हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब हो क्या रहा है, जब दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसने यहाँ पे क्या बताया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है व्हेन ओनली वन ऑफ द कॉजेस विल होल्ड ट्रू।
व्हेन ओनली, ओहो यार मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन बता दी। माय मिस्टेक एंड वेरी वेरी सॉरी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आज रेन होने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज गिवन 0.5, तो रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.5, मतलब दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो C1 होगा या तो C2 होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बात समझ में आ गई? हाँ भैया बात समझ में आ गई, बात बढ़िया। वेरी सॉरी, इससे पहले मैंने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन बता दी थी, वेरी सॉरी जी। ओके सो ये आगे पढ़ लेंगे आप लोग, कुछ नहीं है आगे तो। यस, ये देखेंगे। और ये सब कुछ नहीं है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग बता दिया है, पाथ टेस्टिंग। अभी अगला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पाथ टेस्टिंग, बताओ जरा भैया। पाथ टेस्टिंग क्या होती है, इसको मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। पाथ टेस्टिंग इज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ये मैंने आपको बताया था कि पाथ टेस्टिंग एक ऐसा है जो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग यानी कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में और हमारे सिलेबस में है। तो पाथ टेस्टिंग इज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग मेथड यूज्ड ऑन द सोर्स कोड और एल्गोरिथम एंड नॉट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन, इट कैन बी अप्लाइड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रैन्युलैरिटी। ग्रैन्युलैरिटी मतलब जब मैं चीजों की डिवीजन करता जाता हूँ, मतलब छोटे से छोटे बड़े से बड़े पार्ट के लिए हम लोग पार्ट टेस्टिंग कर सकते हैं, और ये कोड्स के लिए एल्गोरिदम्स के लिए यूज होता है। ठीक है। पाथ टेस्टिंग अज्यूम करता है स्पेसिफिकेशन एक्यूरेट है, डेटा अच्छे से डिफाइंड है, प्रॉपर्ली एक्सेस्ड है, देयर आर नो डिफेक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। ठीक है। पाथ टेस्टिंग टेक्निक क्या होती है? कंट्रोल फ्लो ग्राफ, डिसीजन टू डिसीजन पाथ एंड इंडिपेंडेंट बेसिस पाथ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डेटा फ्लो टेस्टिंग। सबसे पहले समझते हैं, रुक जाओ एक से। पाथ टेस्टिंग की तीन टेक्निक्स है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, डिसीजन टू डिसीजन पाथ और इंडिपेंडेंट पाथ। तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या है? द प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू फ्लो ग्राफ्स बाय रिप्रेजेंटिंग द कोड इनटू नोड्स, रीजंस एंड एजेस। जब मैं किसी अपने डेटा फ्लो को एक ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर उसके नोड, रीजन और एजेस से चीजों को निकालूंगा। डिसीजन टू डिसीजन पाथ में क्या है? द CFG जो मेरा कंट्रोल फ्लो ग्राफ है उसको मैं ब्रोक कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं इनटू डिसीजन टू डिसीजन पाथ। जैसे यार मैं क्या कर रहा था ऊपर, अभी क्या ऊपर क्या कर रहे थे हम लोग? भैया ऊपर हम लोग ये कर रहे थे, कहाँ गया जो मेरा कॉज इफेक्ट ग्राफ था, इसको डिसीजन टेबल में कन्वर्ट कर रहे थे ना, उसी तरह से कह रहा है कि जो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का पार्ट है मेरा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, उसका एक पार्ट है पाथ टेस्टिंग, उसका एक पार्ट कंट्रोल फ्लो ग्राफ है, तो उसको तुम डिसीजन टू डिसीजन पाथ में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर उस डिसीजन पाथ को, इंडिपेंडेंट पाथ इज अ पाथ थ्रू DD पाथ विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी, और फिर इस डिसीजन पाथ से हम लोग इंडिपेंडेंट पाथ की ओर पहुंच सकते हैं। क्लियर? अभी आगे चीजें थोड़ी सी मुश्किल है, इसमें एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। वो ढंग से समझा दूंगा, बाकी चीजें इतने डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। डेटा फ्लो टेस्टिंग क्या होता है समझते हैं। डेटा फ्लो टेस्टिंग इज अ फैमिली ऑफ टेस्ट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ से कंट्रोल फ्लो ग्राफ इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं पूछता, डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ लेता है, लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर कभी कभी पूछ लेता है पाथ टेस्टिंग टेक्निक जो है तीन तरह की कौन कौन सी है? कंट्रोल फ्लो ग्राफ, डिसीजन टू डिसीजन पाथ, इंडिपेंडेंट बेसिस पाथ। कंट्रोल फ्लो ग्राफ हम लोग बनाते हैं यूजिंग नोड्स, रीजन एंड एजेस। और डिसीजन टू डिसीजन पाथ कैसे बनाएंगे? कंट्रोल फ्लो ग्राफ से वो ऑब्टेन होता है। और इंडिपेंडेंट पाथ क्या होता है? डिसीजन टू डिसीजन पाथ जो हम लोगों ने लिया उसमें से एक पाथ इंडिपेंडेंट पाथ होता है, उसको हम लोग चुन लेते हैं। अगली जो टेस्टिंग है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का पार्ट है डेटा फ्लो टेस्टिंग। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली पार्ट टेस्टिंग थी, इसी से क्वेश्चन मैंने देखा है पीवाईक्यू में, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन बाकी सभी में करवा देता हूं। डेटा फ्लो टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग इज अ फैमिली ऑफ टेस्ट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द सिलेक्टिंग पास थ्रू द प्रोग्राम्स कंट्रोल फ्लो इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स। कह रहा है कि जिस सीक्वेंस में प्रोग्राम चल रहा है उस सीक्वेंस में मैं टेस्टिंग करूंगा। अगर पहले पार्ट 1 चल रहा है तो पहले पार्ट 1 की टेस्टिंग करूंगा, फिर पार्ट 2 चल रहा है तो उसके बाद पार्ट 2 की टेस्टिंग करूंगा। इसको बोलते हैं डेटा फ्लो टेस्टिंग। क्लियर है? डेटा फ्लो टेस्टिंग हेल्प्स अस टू पिन पॉइंट एनी ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। ऐसा वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया लेकिन कभी यूज नहीं किया, डेटा फ्लो टेस्टिंग आपकी मदद करेगी उसको फाइंड आउट करने में। कैसे? क्योंकि वो फ्लो के बेसिस पे चल रही है। भाई फ्लो टेस्टिंग कैसे चल रही है? आपने जो चीज पहले डिफाइन की वो पहले टेस्ट होगी। अगर एक चीज कभी टेस्ट ही नहीं हुई, इसका क्या मतलब है? आपने उसको ढंग से आपने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया, कभी डिफाइन नहीं किया। बात समझ में आ गई? जी भैया बात समझ में आ गई। बाकी डीएलोकेशन नहीं किया, अगर आपने मेमोरी का, वो पकड़ में आ जाता है। किसी चीज को मल्टीपल टाइम आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया तो वो पकड़ में आ जाता है। अ वेरिएबल दैट इज यूज, लेकिन आपको जिसने आपने जिसको कभी डिक्लेयर नहीं किया वो भी पकड़ में आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट है भाई म्यूटेशन टेस्टिंग, ये भी हमारी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का एक पार्ट है। म्यूटेशन टेस्टिंग इज अ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग टेक्निक which uses the structure of the code to guide the testing process. On a very high level, it is the process of rewriting the source code in small ways in order to remove the redundancies of the source code. क्या कह रहा है? म्यूटेशन टेस्टिंग में मैं क्या करूंगा? गिवन पार्ट ऑफ कोड है मेरे पास, मैं क्या करूंगा? इस कोड को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। ठीक। मान लो इस कोड को टेस्ट करके और इस कोड को टेस्ट करके सेम रिजल्ट आया, तो क्या करूंगा? इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। कुछ इस तरह की चीज होती है, एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं है, आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। लेकिन मान लो मैंने एक पार्ट को सिलेक्ट किया, इस वाले पार्ट को,
इस पार्ट की आधी चीज तो मुझे कुछ अलग आउटपुट दिखा रही है और आधी कुछ अलग आउटपुट दिखा रही है, मतलब इसमें और इसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, तो इन दोनों को अलग कर दूंगा। इस तरह की टेस्टिंग टेक्निक को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन टेस्टिंग। दिस एम्बिग्यूटीज माइट कॉज फेलियर्स इन द सॉफ्टवेयर इफ नॉट फिक्स्ड एंड कैन इजीली पास थ्रू टेस्टिंग फेज अनडिटेक्टेड। और इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, इतना अच्छा टेस्टिंग मेथड नहीं है, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, ये न्यू काइंड ऑफ एरर्स को लाता है लेकिन कुछ एरर्स को छोड़ भी देता है। ये मोस्ट पावरफुल मेथड है टू डिटेक्ट हिडन डिफेक्ट्स। कुछ डिफेक्ट जो हिडन रहेगा उनको डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ एम्बिग्यूटीज ऐसी हो सकती है जो इससे बच के निकल जाए। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है इसमें, और डिबगिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोडक्ट वुड बी मोर इजियर देन एवर। हम लोग असल में जो चीज करते हैं वो ये है, हम लोग सारी टेस्टिंग टेक्निक्स को अपनाते हैं और उसके बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है फिर उसके बाद उसको वैलिडेट करते हैं या फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, या तो इस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करो अन्यथा इसको रिजेक्ट। ठीक, यूनिट टेस्टिंग डिस्कस कर लिया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग डिस्कस कर लिया, सिस्टम टेस्टिंग डिस्कस कर लिया। व्हाट इज डीबगिंग? डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइसोलेटिंग एंड फिक्सिंग बग्स दैट अराइज ड्यूरिंग टेस्टिंग। इट फॉलोज अ फेल्ड टेस्ट केस। मान लो कभी 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 ऐसा हुआ, डीबगिंग सबको पता ही है यार, कोड लिख लिया अपनी तरफ से, इसके ऊपर कुछ कुछ इनपुट्स हम लोग करवाते हैं रन, और अगर वो इनपुट फेल होता है तो हम लोग कुछ उसमें बग्स अगर निकलते हैं तो उनको ठीक करते हैं, सिंपल। ठीक, रिप्रोड्यूस बग, एनालाइज, फिक्स, रीटेस्ट, ये हमारा फ्लो होता है डिबगिंग का। इसमें हम लोग लिनक्स का जीडीबी, क्रोम डेव टूल्स, आईडी डिबगर्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। वीएस कोड में डिबगर होता है, एक्लिप्स आईडी में डिबगर होता है, सबको पता है। टेस्टिंग टूल भी दो तरह के होते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग टूल, डायनेमिक टेस्टिंग टूल। स्टैटिक टेस्टिंग टूल कौन से हैं? जो कोड को विदाउट एग्जीक्यूशन चेक करते हैं, मतलब मैंने अभी रन नहीं किया कोड को और जब रन करने के बाद चेक करता हूं उनको बोलते हैं डायनेमिक टेस्टिंग टूल। भाई मैं तुमको शुरू से बोलते आ रहा हूं, स्टैटिक मतलब रन टाइम से पहले, डायनेमिक मतलब रन टाइम के बाद। तो जब मैं रन टाइम से पहले चीजों को चेक कर ले रहा हूं विदाउट एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग टूल्स। और जब मैं चीजों को आफ्टर रन टाइम चेक करूं, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक टेस्टिंग टूल्स। क्लियर है जी भैया? नेक्स्ट है टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी इन टेस्टिंग प्रोसेसेस। IEEE 829, ISO EEC, IEEE 2919, ये सब क्या है? ये सब टेस्टिंग की टेक्निक है, टेस्टिंग के स्टैंडर्ड है, टेस्टिंग की ऐसे प्रोसीजर है जो मैंने पहले से बना के रखे हैं कि भाई जब भी तुम्हें टेस्टिंग करनी है तो इन 5-6 प्रोसीजर्स का सहारा लेना है। या फिर मैं ऐसा कहूं कि मैंने पहले से प्रोसेस बना के रखी है कि सबसे पहले ये वाला प्रोसेस करेंगे टेस्टिंग में, फिर ये वाला प्रोसेस करेंगे, फिर ये, मतलब एक शेड्यूल बना दिया है, उसको बोलते हैं टेस्टिंग स्टैंडर्ड। दो तरह के होते हैं, दो तरह के नहीं होते, बहुत तरह के, लेकिन प्रचलित दो ही हैं, IEEE 829 और ISO IEC IEEE 2919। क्लियर है जी भैया? बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। ओके जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। भाई तुमने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर ली, डिलीवर कर दिया। अब जब डिलीवर कर दिया, आपने अपनी तरह से पूरी टेस्टिंग कर ली थी, लेकिन क्या आप उस टेस्टिंग से रियलिटी के बहुत क्लोज पहुंच सकते हो? हाँ पहुंच सकते हो, लेकिन क्या रियलिटी में पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। तो जब उसको यूजर यूज करेगा तब हो सकता है ना और भी चीजें आए, और कुछ उसको दिक्कतें फेस हो, तो वो कुछ अपडेशन चाहता हो, वो कुछ मेंटेनेंस चाहता हो। अब हम वो देंगे, मतलब आफ्टर सेल सपोर्ट हमारा कैसा है, तो वो आता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस पे। व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आफ्टर देयर इनिशियल डिप्लॉयमेंट। It ensures that the software continues to function correctly, adapts to changes in the environment, meets the new user requirements and remains efficient over time. हम ये इंश्योर करेंगे सॉफ्टवेयर में एरर ना आए, आपकी नई रिक्वायरमेंट्स भी सेटिस्फाई हो और एफिशिएंटली वो काम करता रहे। क्लियर है क्या ये बात? बिल्कुल भैया क्लियर है। जस्ट लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टू सर्वाइव, सॉफ्टवेयर टू मस्ट अडेप्ट। जैसे हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व किए, सॉफ्टवेयर भी तो इवॉल्व करना चाहिए, मॉडर्न मार्केट के साथ टच में रहना चाहिए। ऐसा ना हो ना कि यार हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, बाबा आदम के जमाने का चला आज तक रहे हैं, नहीं भैया ये सही प्रैक्टिस नहीं है। तो मॉडर्न सॉफ्टवेयर systems are being increasing sorry modern software systems are becoming increasingly complex, complexity इनकी बढ़ती जा रही है, यूजर्स का लोड बढ़ता जा रहा है, हार्डवेयर का सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, तो उस तरह से हम लोगों को भी अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज चेंजिंग, सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज चेंजिंग, इंडस्ट्री इज ऑलवेज चेंजिंग, कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ यूजर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड देयर इज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर सॉफ्टवेयर को मेंटेन नहीं करते रहोगे, बग्स को फिक्स नहीं करते रहोगे, तो मार्केट से बाहर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप नोकिया देखो, नोकिया फोन था हमारे पास पहले 3310, इतना फेमस, क्या हुआ? धीरे धीरे प्रचलन से बाहर चला गया। क्यों चला गया? बिकॉज उन्होंने अपडेट नहीं किया, उन्होंने मार्केट के साथ कदम से कदम नहीं बढ़ाया, तो जो चीज मार्केट के साथ आगे नहीं बढ़ती वो बाहर चली जाती। वैसे आपको पता होगा, हाँ नोकिया तो है ही एग्जाम्पल, और बहुत सारे सरफ होते हैं ऐसे, सरफ एक्सेल से पहले जो सरफ आते थे सब बाहर चले गए। क्यों? क्योंकि वो मार्केट के साथ अपडेशन नहीं रखते, तो जो अपडेशन नहीं करेगा वो मार्केट से बाहर चला जाएगा। तो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने की भी प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस। देखिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू करेक्ट फॉल्ट्स, इंप्रूव परफॉर्मेंस और अडेप्ट द प्रोडक्ट। मतलब मेंटेनेंस करना, और उसमें जो प्रोसेस यूज होती है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस। मेंटेनेंस एसेंशियल है, हमें पता है क्यों है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली फिक्सिंग बग्स बट ऑल्सो मेकिंग एनहांसमेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड अडेप्टिंग द सॉफ्टवेयर टू न्यू प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज। भाई सिर्फ यही नहीं कि सॉफ्टवेयर को
अपडेट कर रहे हो, कुछ नहीं, कुछ बग्स को फिक्स कर रहे हो, बट सॉफ्टवेयर को अपडेशन देना भी जरूरी है, नई टेक्नोलॉजीज यूज करना भी जरूरी है। क्लियर है? स्टेप्स कौन कौन से होते हैं भैया मेंटेनेंस प्रोसेस में? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, फिर से यूजर की नई रिक्वायरमेंट को तुम समझोगे, एनालिसिस करोगे उसकी, फिर उसके ऊपर नया डिजाइन करोगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करोगे, फिर टेस्टिंग करोगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन करोगे, और फिर उसका भी मेंटेनेंस करोगे। यस और नो? वही सेम जो हम लोगों ने पढ़ी थी, हमारी रिक्वायरमेंट, सॉरी, एसडीएलसी से पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था भाई, सॉफ्टवेयर प्रोसेस वही है मेंटेनेंस प्रोसेस। क्योंकि एक बार आपने सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया, उसमें कुछ नई चीज करनी है, फिर से वही सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? आपने, एक गेम है स्टम्बल गाइस, स्टम्बल गाइस आपने मार्केट में रिलीज कर दी, अब उसका नया अपडेट लाना है, तो फिर से क्या होगा, फिर से वही सारी प्रोसेस रिपीट होंगी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर क्या पहले आइडेंटिफिकेशन करोगे रिक्वायरमेंट का, मतलब यूजर से क्या पूछेंगे, यूजर पहले फिजिबिलिटी सोचेगा कि ये काम करेगा भी नहीं करेगा, फिर रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, फिर यूजर को पोस्ट रिलीज सपोर्ट यानी कि मेंटेनेंस भी हम लोग करके देंगे। क्लियर? जी भैया। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, तीन तरह की सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है, करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस। व्हाट इज करेक्टिव मेंटेनेंस? करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब जो गड़बड़ है उसको फिक्स कर रहे हैं, fixes bugs or defects found after deployment, sometimes include performance enhancements. Adaptive maintenance मतलब अब तुम नए समय के साथ अडेप्ट करो, मतलब अपडेट दे रहे हैं, अपडेट सॉफ्टवेयर टू वर्क इन न्यू एनवायरमेंट्स, या नए एनवायरमेंट में अपडेट दे रहे हो, या फिर मैं कहूं पहले मैक, पहले सिर्फ आपका एंड्रॉइड में चल रहा था, अब आप मैक का सपोर्ट भी दे रहे हो, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। परफेक्टिव मेंटेनेंस मतलब नए फीचर्स डाल रहे हो, इंप्रूव एग्जिस्टिंग वन बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक। ठीक है? करेक्टिव में जो बग्स है उनको फिक्स करें, एडेप्टिव में नए नए जो हमारे एनवायरमेंट्स हैं उनमें उनको सपोर्ट देना है, मतलब हम लोग एंड्रॉइड से आईओएस पे भी जा पाए, इस तरह की चीजें। और परफेक्टिव मेंटेनेंस मतलब कुछ नए नए फीचर्स को ऐड करें, नई नई फंक्शनैलिटी को ऐड कर रहे हैं। डियर, मेंटेनेंस के भी कुछ मॉडल्स होते हैं। हाँ, कौन कौन से देखते हैं? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मॉडल्स डिफाइन स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस और स्ट्रेटजीज टू मैनेज, अपडेट, फिक्स एंड एनहांस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। कौन कौन से हैं भाई? क्विक फिक्स मॉडल, इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल एंड रीयूज ओरिएंटेड मॉडल, और कौन सा है? बोम्स मॉडल और कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। सब कुछ समझते हैं एक बार आइए। क्विक फिक्स मॉडल सबसे बेसिक मॉडल है, पांचों मॉडल इकट्ठे पूछे जाते हैं, किसी एक पे पर्टिकुलर सवाल मैंने देखा नहीं है, तो इसलिए मैंने पांचों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, ये पॉइंट्स लिख देना, अपनी तरफ से लाइंस को जब बढ़ाओगे तभी काम बनेगा। आप लोग क्या करते हो ना, एग्जाम के अंदर आलस कर जाते हो लिखते हैं, लाइन आपको पता है एक, उसको बना के लिखना है तीन, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। यही ट्रिक है मार्क्स लाने की। ठीक है? तो फर्स्ट मॉडल है क्विक फिक्स मॉडल, ये सबसे बेसिक मॉडल है। Used when there is an urgent need to correct a small error, temporary and may degrade code quality over time। कह रहा है मान लो कोड में एक हल्का सा एरर था, आप ये लगाना भूल गए थे, ये लगाना भूल गए थे, कोई बात नहीं, क्विक फिक्स कर देंगे, हम लोग जाएंगे और फटाफट से इसको वहां पे लगा के आ जाएंगे जहां पे भी कोड में जरूरत थी। मान लो आपने ये लगा दिया और आपने कोई और गड़बड़ कर दी, तो क्या होगा? पूरा सॉफ्टवेयर फिर से खराब। तो इसलिए हम कहते हैं क्विक फिक्स मॉडल जो है ये पुअर मेंटेनेबिलिटी मॉडल है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर चीज इतनी क्विक हो जो पकड़ में आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास होता है इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। ये क्या है? वही साइकिल्स में चलता है। हम लोग क्या करते हैं, बार बार हर कुछ 6 महीने बाद सर्विसिंग करते हैं और चीजों को इंप्रूव करते रहते हैं, इसको बोलते हैं इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। द सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड इन साइकिल्स और वर्जन, each iteration performs performance or add features, code is better structured and maintainable compared to the quick fix model, enhancements are planned, documented and tested properly। ठीक? रीयूज ओरिएंटेड मॉडल, यहां हम क्या करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं ऑन रीयूजिंग द कंपोनेंट्स, यहां पे सिर्फ प्रोडक्टिव मतलब जो चीजें पहले से बनी है उनमें इंप्रूवमेंट करना। समझ आ रही है बात? जी भैया, उनमें इंप्रूवमेंट करना, और इस तरह की करना कि एक आध उसमें हम लोगों ने बग फिक्स कर दिया, इसको बोलते हैं रीयूज ओरिएंटेड मॉडल। जो पहले से है उसी का यूज और अच्छा बनाना, सिंपल। नेक्स्ट है भाई बोम्स मॉडल, इसको बोलते हैं बोम्स मेंटेनेंस स्पाइरल, जैसे वो स्पाइरल मॉडल था सेम वही चीज है। एक रिस्क ड्रिवन मेंटेनेंस मॉडल, वहां भी क्या हो रहा था, बोम का जो स्पाइरल मॉडल था उसने क्या ऐड किया था? रिस्क मैनेजमेंट। तो यहां पे भी हमने जब सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट मॉडल में रिस्क मेंटेनेंस मॉडल को ऐड कर दिया तो वो बन गया बॉम्स मॉडल। ठीक है? नेक्स्ट है कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और फिर हर एक पर्टिकुलर पार्ट जो है उसका मेंटेनेंस अलग से होगा, और फिर फाइनली उन सबको क्लब करके एक नया सॉफ्टवेयर या फिर जो रीयूजेबल सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग मार्केट में पुश करते हैं। ये लार्ज सिस्टम में यही यूज होता है, वेयर ऑल कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड। क्लियर है? अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, यहीं से 100% सवाल आएगा, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। ठीक है जी? एक सेकंड रुकिएगा। मेजर एक्टिविटीज इन री इंजीनियरिंग, और एक हमारा टॉपिक बचा हुआ है इसके बाद, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड फाइनली रिग्रेशन टेस्टिंग। जी, इसमें एक रिग्रेशन टेस्टिंग अगेन इंपॉर्टेंट है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझते हैं।
ये रहा सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। क्या लिखा है भाई? सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स टू एनहांस देयर फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, मेंटेनेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी विदाउट ऑल्टरिंग द कोर फंक्शनैलिटीज। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फोन है। अब फोन में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहले तो यार सारी इंजीनियरिंग प्रोसेसेस फॉलो की होंगी, जितनी मेरे पास प्रोसेसेस थी मैंने उनको फॉलो किया, और एक फाइनल फोन मेरे पास तैयार होकर आया। लेकिन उस फोन में ना बैक कैमरा नहीं था। तो बाकी सारी चीजें तो मैं सेम रखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बैक कैमरा इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा? कुछ नहीं भैया, हम लोग री इंजीनियरिंग का सहारा लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले मैं एनालाइज करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, और उसके बाद अपने अपडेट कर दूंगा जो मेरा सिस्टम मैं भी यूज कर रहा हूँ। जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। मतलब फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, मेंटेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जब मैं कुछ नए फीचर्स ऐड करने के लिए अपने सिस्टम को अपडेट करता हूं तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। क्या यहाँ पे कोर फंक्शनैलिटीज जो पहले से सिस्टम काम कर रहा था, क्या उससे ज्यादा छेड़छाड़ की जाती है? नहीं की जाती, उससे कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन हम लोग नए सिस्टम्स, नई प्रोसेसेस लाना चाह रहे हैं भैया, और उनके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज प्राइमरीली डन फॉर लेगेसी सिस्टम्स, enabling them to stay relevant in modern technology environments while reducing risk and cost associated with the completely rewriting the software। कह रहा है कि यार जब मेरे पास पहले से सॉफ्टवेयर है और मार्केट की डिमांड है नहीं, तो मैं नया सॉफ्टवेयर क्यों बनाऊंगा? जो सॉफ्टवेयर मेरे पास पहले से उपलब्ध है उसी को ना चेंज कर दूं, उसी में ना कुछ अपडेशन कर दूं। बिल्कुल भैया सही कह रहा है, इसलिए हम लोग री इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जी भैया समझ में आ गई। री इंजीनियरिंग इज ऑफन रिक्वायर्ड व्हेन अ सिस्टम बिकम्स हार्ड टू मेंटेन ड्यू टू आउटडेटेड प्रैक्टिसेस, there is a lack of proper documentation, the system is valuable but poorly structured, technology platforms change or need upgrading। क्या करना है? जब भी आपको अपग्रेडिंग करनी है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। या दूसरी चीज क्या हो सकती है भैया? वो चीज मेरे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, लेकिन जब उसको बनाया होगा ना तो वो इतनी अच्छी बनी नहीं होगी, तो मैं नए सेट ऑफ इंजीनियर्स को लाया और होशियार लोगों को लाया जो उसी के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, उसी के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, कुछ उसके अंदर मान लो कोई प्रोसेस गड़बड़ा गई थी उसको इंप्रूव कर देंगे। ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटीज हम लोग री इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं? उसमें सबसे पहली है बच्चों रिवर्स इंजीनियरिंग। देखो, मान लो सॉफ्टवेयर किसी ने बना के छोड़ दिया। अब जिसने वो सॉफ्टवेयर बना दिया वो मर गया, या फिर उसने मेरी कंपनी को लीव कर दिया, और उसने जो प्रोजेक्ट बनाया था, जो प्रोडक्ट बनाया था, वो बहुत सुंदर नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बढ़िया नहीं था। अब जो नया पर्सन आया, मैं उससे कह रहा हूं मेरे को बढ़िया और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए जो मार्केट में आज भी स्टैंड कर सके। तो वो कहेगा जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो आप मुझे बताओ कैसे होगा? कैसे होगा? तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग का। मतलब जो प्रोडक्ट पहले से बना हुआ है ना, उसको हम लोग समझेंगे, उसको वो समझेगा, और फिर उसके जैसा ही लेकिन अपडेटेड प्रोडक्ट उसी में चेंज करके बना देगा। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि कुछ समय पहले इंडिया वालों ने ना गलती से, कह रहे हैं हम लोग गलती से, लेकिन जानबूझ के ही आप समझ लो, कुछ ऐसा किया था कि ब्रह्मोस नाम की जो मिसाइल है वो पाकिस्तान की ओर भेज दी थी, और कहा था कि गलती से गिर गई है। ठीक है। तो लोगों को लगता है हाँ भाई हो सकता है गलती से गिर गई हो या जानबूझ के गिरी हो। तब पाकिस्तान वालों ने कहा था कि तुमने ये यहां भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी, हम तो इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और ऐसी सेम टू सेम मिसाइल बना लेंगे। मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे? वो कहना चाह रहे थे कि हम लोग उस मिसाइल को स्टडी करेंगे, और जो प्रोसेस तुमने यूज की होगी हमें उसका एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, और जब उसका आइडिया लग जाएगा तो हम वैसी चीज बना लेंगे। तो वही कह रहा है कि इट इन्वॉल्व डीकंस्ट्रक्टिंग एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शनैलिटी एंड कंपोनेंट्स। It is especially useful when source code is available but document is missing or outdated। कह रहा है जब सोर्स कोड तो अवेलेबल है लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं देख देख के चीजों को समझ जाऊंगा। देख देख के समझना, इसी को बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आप लोग याद करो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम लोगों ने 7 प्रोसेसेस जो पढ़ी थी, उन्हीं को मैं उल्टा शुरू करूंगा अगर तो। मतलब पहले मैं टेस्टिंग फेज से जाऊं, पहले मैं टेस्ट करके थोड़ी जानकारी उपलब्ध कर लूं, फिर मैं डिजाइनिंग से कुछ जानकारी उपलब्ध कर लूं, फिर मैं कोड से कुछ जानकारी उपलब्ध कर लूं, और इस तरह से मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके वैसा वैसा प्रोजेक्ट बना। बात समझ में आई? फिर अगली प्रोसेस क्या होती है? रीस्ट्रक्चरिंग। दिस इंक्लूड्स कोड रीस्ट्रक्चरिंग। अरे भाई कोड में कोई गड़बड़ रही होगी तो मैं उसको चेंज करूंगा ना, कोड को रीस्ट्रक्चर करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो इंप्रूविंग द इंटरनल स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग एक्सटर्नल बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड कोड रीस्ट्रक्चरिंग। रीफैक्टरिंग, मेकिंग द कोड मोर क्लीनर, मोर एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल, एंड द गोल इज टू इंप्रूव अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जो बंदा पहले मेरा प्रोडक्ट बना के चला गया था ना, उसने हो सकता है कोड की स्ट्रक्चरिंग ढंग से ना की हो, उसने कोड को क्लियर एफिशिएंट ना बनाया हो, तो मैं ये काम करूंगा, मैं कोड को और क्लियर और एफिशिएंट बना दूंगा। इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। फिर है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। एक बार आपने रीस्ट्रक्चरिंग कर ली,
ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग से आप सब कुछ समझ गए हो। अब आप उस प्रोडक्ट में अपडेशन करने के लिए तैयार हो तो उसको बोलते हैं भाई फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। वंस द सिस्टम इज अंडरस्टूड एंड पॉसिबली रीस्ट्रक्चर्ड, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूसेस enhancements or adapts the system to new environments. This includes adding new features, porting to modern technologies and improving performance on UI or UX. सिंपल। नेक्स्ट है रीडॉक्यूमेंटेशन। अब जो आपने नई चीज बनाई उसके लिए आप दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन भी तो करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं रीडॉक्यूमेंटेशन। बेनिफिट्स क्या है भाई? कॉस्ट इफेक्टिव है, आप प्रोडक्ट को स्क्रैच से नहीं बना रहे हो। लोअर रिस्क है फेल होने का, बिकॉज आपके पास पहले से ही बना बनाया प्रोडक्ट है, उसमें चेंज ही करने हैं, तो रिस्क कम है कि आप जो है फेल होगी, आप अच्छा काम ही करोगे, हमें पता है। फिर है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। आप जरूर उसमें कुछ नई चीजें बनाओगे, पहले से किसी की बनी हुई चीज है तो सिंपल सी बात है ना, हम उसको जब मार्केट में रिलीज करेंगे तो उसमें कुछ फीचर्स ऐड करके ही करेंगे, मतलब कुछ डेवलपमेंट में इंक्रीमेंट करके ही करेंगे। यस और नो? बिल्कुल। और बेटर यूज ऑफ स्टाफ। जो मेरे पास नया स्टाफ आया, मुझे पता भी चल गया वो लोग कितने काबिल हैं, अगर उन्होंने मेरे पुराने प्रोडक्ट को अच्छा कर दिया है, बढ़िया कर दिया, तो इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे ये पता चलता है कि हाँ भैया ये लोग अच्छे लोग हैं, इन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की थी अपने जमाने में और आज अच्छे से काम कर दिया हमारे लिए। ठीक है, आई होप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सबको समझ में आ गई होगी। ओके, एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग को अपन ढंग से समझते हैं। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या थी भाई? सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझना, फिर डिजाइन समझना, फिर इंप्लीमेंटेशन करना। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? पहले हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन समझी, उससे हम लोगों ने डिजाइन क्रिएट किया कि ऐसा कुछ रहा होगा डिजाइन, और फिर उससे हम लोगों ने समझा होगा कि ये किस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया होगा। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। बिकॉज इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको अलग से समझा दी है। सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनैलिटीज यूजुअली व्हेन डॉक्यूमेंटेशन इज अनअवेलेबल और पुअर। इट्स समटाइम्स कॉल्ड बैक इंजीनियरिंग। इसको बैक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ऐसा समझो कि आईबीएम, या रुक जाओ, आईबीएम का एग्जांपल नहीं लेते, किसी का नाम नहीं लेते। लेटर से मेरे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अब मुझे जानना है वो बना कैसे होगा, तो क्या क्या करूंगा मैं? भैया कुछ नहीं, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी वो थोड़ा सा बजा के देखेगा, समझेगा यार इसमें सुर ताल क्या है, ये सारी चीजें समझेगा, फिर उसको पता चलेगा हाँ इस बात को सोच के डिजाइन किया होगा, ये उनकी रिक्वायरमेंट रही होगी जिसने भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है। यस और नो? तो मतलब मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देख के उसको बनाने का डिजाइन, उसके पीछे की मंशा, उसके पीछे की रिक्वायरमेंट, सब चीजें जान ली। जी हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी यूजर की, डिजाइन इसमें क्या यूज किया गया होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरफ से हो रही है, इसको और बेटर किस तरह से किया जा सकता है, उसको मैं समझ सकता हूँ उस प्रोडक्ट को देख के। यस और नो? ऐसा ना हो कि भाई मैंने प्रोडक्ट देख लिया और उसके बाद कॉपी करके सेम टू सेम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसलिए हम लोग अपने प्रोडक्ट्स पे कॉपीराइट रखते हैं कि भाई कहीं कोई जानबूझ के इसको समझ के, पढ़ के, लिख के और सेम टू सेम चीज लॉन्च ना कर दे मार्केट में। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए आप लोग देखोगे कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे पास एक ऐप है व्हाट्सएप। यस और नो? तो व्हाट्सएप को अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे और इसका एक ऐप बनाओगे तो आपको पता चलेगा वीचैट नाम का एक ऐप है जो पहले चलता था, अब सिर्फ चाइना में चलता है। तो वो एग्जैक्ट व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को समझा गया, अमेरिका में इतना फेमस था, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और वीचैट बना के उसमें और फीचर्स डाल के इसको कहां डाल दिया गया? इसको डाल दिया गया चाइना के अंदर, और चाइना में यही ऐप चलता है व्हाट्सएप की जगह पे। समझ रहे हो आप बात को कि किस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग फायदेमंद भी है? भाई अगर मैं स्क्रैच से बैठता एक नया प्रोडक्ट बनाने तो हो सकता था मैं फेल हो जाऊं। जब पहले से व्हाट्सएप था मेरे पास, मैं व्हाट्सएप को लूंगा, कुछ नहीं, उसके बाद बस उसकी चीजें समझूंगा, जो भी उस पर कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको समझूंगा, नया कोड लिखूंगा, अपना ऐप लॉन्च कर दूंगा, तो मेरे सफल होने के चांसेस ज्यादा है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करना, फिर एक्सट्रैक्ट करना स्ट्रक्चर को सिर्फ देख देख के, फिर उसकी फंक्शनैलिटी को समझना, डेटा फ्लो को समझना, कंट्रोल फ्लो को समझना, फिर अपना फाइनल डिजाइन प्रिपेयर करना और फिर एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना। मतलब जो स्टेप हम लोग ऐसे कर रहे थे अपने फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में, उल्टा चल रहे हैं अपने रिवर्स इंजीनियरिंग में। इससे होता क्या है? हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऐसा हो सकता है कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग हो, ऐसा हो सकता है मैं सॉफ्टवेयर को रीयूज करना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है कि मेंटेनेंस और डिबगिंग करनी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी सिस्टम को मुझे कॉपी करना हो, या फिर लेगेसी सिस्टम के अंदर फ्लॉज और वल्नरेबिलिटीज को पहचानना हो। ठीक। जी भैया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, री इंजीनियरिंग मॉडिफाइंग एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, रिवर्स इंजीनियरिंग एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और एससीएम। क्या होता है ये? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली हैंडलिंग changes to a software system in a way that it maintains integrity, traceability and consistency throughout its life cycle। कह रहा है आप चेंजेस कर रहे हो, अपडेट्स तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ये तो नहीं कर रहे जो मेन जिस चीज के लिए, जिस रिक्वायरमेंट के लिए प्रोडक्ट बना गया था, आपने वही चेंज कर दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स जो है वो होती जा रही है, चेंजेस होते जा रहे हैं, लेकिन जो मूल भावना है वो सेम टू सेम है। पहले भी हमारा क्या था कि भाई सबको जो सब लोग सोशल इक्वल हो, इक्वालिटी हो, डेमोक्रेसी हो, वो सब चीजें सेम है, उनको ध्यान में रख के हम लोग चीजों को चेंज कर रहे हैं, लेकिन मूल भावना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स द सेम, वो सेम टू सेम है। वही कह रहा है कि आप हैंडल करो चीजों को चेंज करो, लेकिन इंटेग्रिटी, ट्रेसेबिलिटी और कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर
वैसी की वैसी रहनी चाहिए। ये एसेंशियल है फॉर वर्जन कंट्रोल, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग रिलायबल डिप्लॉयमेंट्स। ठीक है, इट हेल्प्स। अच्छा रुक जाओ, आगे और देखते हैं। की एक्टिविटीज क्या है? कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर आइटम्स टू बी कंट्रोल्ड, डिफाइन नेमिंग कन्वेंशन एंड वर्जनिंग रूल्स। कह रहा है ताकि आप ढंग से जो चीज की रिक्वायरमेंट थी उस पर ही आप रहो, आप कोई तीसरी चीज ना बना दो अपडेशन के चक्कर में। तो उसके लिए हम लोग ये की एक्टिविटीज करते रहते हैं। क्या क्या? नंबर वन इज कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, जो अपडेट है उसको ढंग से समझो। कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल, इवैल्यूएट एंड अप्रूव और रिजेक्ट चेंजेस थ्रू अ चेंज कंट्रोल बोर्ड। ऐसा नहीं जो आज आप सो के उठे, कोई आया है हैंगओवर उसको चढ़ा हुआ है, उठ के आया कहता है यार मैं ये नया चेंज करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर में, आपने अलाउ कर दिया ना, ये नहीं करना। ढंग से समझो यार कि अगर जो चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर में, क्या वो आगे बेनिफिशियल हैं, क्या वो मार्केट में चलेंगे नहीं चलेंगे, ये सब चीजें सोच के उसके बाद एक बोर्ड बनेगा और वो बोर्ड ऑथराइज करेगा हाँ भाई चेंज कर सकते हो। सारी एमएनसीज में यही होता है, हर समय कोई ना कोई चीज इंप्रूव हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं चाहते कि हो। अगर वो होंगी तो क्या होगा यार, यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है तो मैं नहीं चाहूंगा वो। अगर मेन जो मेरा मकसद है वही मैं नहीं उससे मतलब ले पा रहा हूँ, जो चीज मैं चाहता हूँ वो, तो दैट इज नॉट फेयर फॉर द सॉफ्टवेयर ऑल्सो एंड फॉर द कंपनी ऑल्सो, तो उसको हम लोग अलाउ नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग। जितने चेंजेस आपने अब तक किए हैं उन सबका एक रिकॉर्ड रखो। समझ गए? कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स, और समय समय पे ये भी चेक करते रहो कि जो चेंजेस हैं वो ढंग से इंप्लीमेंट किए भी जा रहे हैं या फिर सिर्फ पेपर पेपर में कागजी कार्रवाई होती जा रही है। तो ये चार चीजें हैं जो ध्यान रखनी है कि सॉफ्टवेयर में अपडेशन करना जरूर है, लेकिन ऐसा अपडेशन करना जो सच में बेनिफिशियल हो, जो सच में रिक्वायर्ड हो। ऐसा नहीं कि ऑन पेपर कर दिया आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। डन, बात समझ में आई जी भैया? नेक्स्ट और फाइनल एक जो चीज छूट गई थी, दैट इज योर रिग्रेशन टेस्टिंग, और इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर किया है, तो कृपया इसको आप लोग समझ लो ढंग से एक बार। ये मैं पहले कवर करना रह गया था, तो एक बार कवर कर देते हैं। Regression testing is a type of software testing that ensures that recent code changes have not adversely affected the existing functionality. क्या कह रहा है? कह रहा है आपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दिए, सब कर दिया, ठीक है, लेकिन आपकी जो फंक्शनैलिटी पहले थी, यूजर ने बहुत समय तक ऐप को यूज कर करके ऐप के बारे में चीजें समझी थी, उसने किस तरह से ढंग से इंटरैक्ट करना है, किस तरह से सॉफ्टवेयर को ढंग से यूज करना है ये समझा था, और आपने क्या किया, आपने ऐप को अपडेट किया और ऐसा बना दिया, ऐसे आपने बग फिक्स कर दिया, नए फीचर्स इतने डाल दिए, अब यूजर कंफ्यूज हो गया कि ये वही ऐप है ना जो मैं कल तक यूज कर रहा था या कोई और ऐप है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सो एवरी टाइम डेवलपर फिक्सेस अ बग, एड्स अ न्यू फीचर और मॉडिफाइज एक्जिस्टिंग कोड, रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग करते हैं टू वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर स्टिल बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड। आपने अपडेशन कर दी, कोई बात नहीं, फिर से एक बार टेस्टिंग करेंगे, ये चीज तो सेम ही है ना, सेम चीजें जा रही है ना, यूजर के पास कुछ अलग कुछ नया एकदम ही नया जिससे यूजर अडाप्ट ही ना कर पाए ऐसी चीज तो नहीं चली जा रही। ओके, तो ये क्रूशियल है टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी, स्पेशली इन लार्ज सिस्टम विद फ्रीक्वेंट अपडेट्स। द मेन एम इज टू डिटेक्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ कोड चेंजेस अर्ली इन द डेवलपमेंट और मेंटेनेंस साइकिल। ये समझ लो ये टेस्टिंग है आफ्टर अपडेशन, सिंपल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इंश्योर न्यू चेंजेस हैव नॉट इंट्रोड्यूस न्यू बग्स, टू कंफर्म दैट एग्जिस्टिंग फीचर्स वर्क एज बिफोर, टू आइडेंटिफाई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फिक्सेस और एनहांसमेंट्स, टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर ओवर टाइम। ठीक है, when is regression testing done? After you fix some bugs, after you make an update, after code enhancements or feature additions, after performance improvement efforts, after changes in configuration or environment, or during contiguous integration of pipelines. सिंपल सी बात है, जब भी आप अपडेट कर रहे हो तब हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं कि जो नया अपडेट मैं रिलीज कर रहा हूं कहीं इसने मेरे सिस्टम में कोई नई समस्या तो पैदा नहीं कर दी, कहीं इसने यूजर का एक्सपीरियंस एकदम तो चेंज नहीं कर दिया, कहीं यूजर इसको यूज करके परेशान तो नहीं हो जाएगा, इस तरह की चीजें। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था, सॉफ्टवेयर जब भी हम बनाते हैं हमारा मेन कंसर्न कंप्लेक्सिटी नहीं है, कंप्लेक्सिटी हमारा सेकेंडरी कंसर्न है। प्राइमरी जो कंसर्न है वो ये है कि यूजर का एक्सपीरियंस मेंटेन रहना चाहिए। तीन तरह की हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। वन इज यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग, वही जो यूनिट टेस्टिंग पढ़ के आए हो सेम बात है। नेक्स्ट इज पार्शियल रिग्रेशन टेस्टिंग, एंश्योर दैट चेंजेस इन अ मॉड्यूल डू नॉट अफेक्ट रिलेटेड मॉड्यूल्स। भाई यूनिट टेस्टिंग तो हर एक मॉड्यूल को अलग से टेस्ट कर लिया, पार्शियल रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब कहीं एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के ऊपर ज्यादा दिक्कत तो नहीं दे रहा, मतलब अगर किसी सिस्टम में कपलिंग जो है वो हाई है वहां पे पार्शियल रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। फिर कंप्लीट रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है जब सब चेंजेस आपने मेक कर दिए हैं तो फिर से पूरा एप्लीकेशन फिर से वैलिडेशन वाले फेज से वेरिफिकेशन वाले फेज से गुजरता है। ठीक है, आई होप सो रिग्रेशन टेस्टिंग सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे यूनिट 4 होती है कंप्लीट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है कंप्लीट। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। तो जी आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। बाकी जो पीवाईक्यू सेशन है 10 मिनट का, जिसमें मैं दिखा दूंगा कि जितने टॉपिक्स हैं, जितने पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, सब के सब लेक्चर में ढंग से डीपली आपको समझा दिए गए हैं। बाकी एक बार नोट्स को रीडिंग देना, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।